Hello बच्चों, myself Dr. Rupali Verma and I welcome you all on this fantabulous platform of physics वाला, जहां हमने स्टार्ट किया हुआ बेटा आपके लिए द्रोना बैच और हमने इसमें स्टार्ट किया हुआ है zoology के अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो बेटा हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है हमारे पूरे इसके लेक्चर्स हो चुके हैं। हमने ये चैप्टर पूरा ही फिनिश कर दिया है और बहुत अच्छे से किया है, विद क्वेश्चंस किया है, विद प्रैक्टिस शीट किया है। तो अगर आपने इन केस नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ठीक है। अब जिस बच्चे को लगता है कि काफी दिन हो गए चैप्टर को चलते, शायद मैं पहले वाला भूल गया हूं या मुझे इतने अच्छे से याद नहीं है बेटा, तो कोई टेंशन नहीं है। आज हम इसका बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक ये चैप्टर एनसीईआरटी से कवर करने वाले हैं। एनसीईआरटी की एक एक लाइन हम डिस्कस करेंगे, वैसे हमने पहले भी की है बट फॉर योर रिवीजन। और जबकि आपको पता ही है कि एनसीईआरटी पढ़ना बायो में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूरी लाइन से यहीं से क्वेश्चन उठकर आते हैं और फिर बच्चे को लगता है यार ये कहाँ से आ गया। तो आज हम एक एक लाइन करने वाले हैं एनसीईआरटी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमारी एनसीईआरटी डिस्कशन ऑफ चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चलो बेटा, तो हमारा एजेंडा है आज एनसीईआरटी की डिस्कशन जो हम बहुत अच्छे से करेंगे। एक बात और, जब मैं आपको यहाँ पे एनसीईआरटी डिस्कशन करवा रही हूँ तो एक काम कीजिए, आप लोग अपनी सब एनसीईआरटी को ओपन कर लीजिए, जो मैम यहाँ पर करवा रही है उसको वहाँ पर देखो और हो सके तो थोड़ा थोड़ा उसको टिक मार्क करो, ताकि आपको लगे कि हाँ, होता है ना कई बार कुछ चैप्टर होते हैं जिसमें हमने थोड़ा बहुत कहीं पर ना टिक किया हो तो बाद में हमें लगता है ऐसा कि अरे ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, तो दोबारा पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा। तो आप अपनी एनसीईआरटी खोल लो, ठीक है, और साथ साथ में जहाँ जहाँ मैम आपको पढ़ा रही है वहाँ से उसको अच्छे से देखते रहो और जो भी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगती है उसे लाइन कर लो। वैसे तो हर चीज़ ही इंपॉर्टेंट है बट फिर भी ठीक है। चलो बेटा, तो एनसीईआरटी का जो आपका फर्स्ट चैप्टर जो चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन वो स्टार्ट इस पैराग्राफ से होता है। और इस पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, सारे के सारे इवेंट्स दिए हुए हैं, पूरे के पूरे इवेंट्स दिए हुए हैं रिप्रोडक्शन के, जो हमने किया था। किसमें सबसे पहले हमने क्या किया था बेटा, गैमेटोजेनेसिस मींस गैमेट्स बनेंगे, मेल्स के अंदर क्या होगी, स्पर्मेटोजेनेसिस होगी मींस स्पर्म की फॉर्मेशन होगी, फीमेल के अंदर क्या होगी, oogenesis दैट इज एग की फॉर्मेशन, ये हमने किया था। अब हम यहाँ देखते हैं, देखो ह्यूमंस जो हैं दे आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग आपको पता लग गया बेटा, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ही यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। साथ में कि ह्यूमंस क्या है, विविपेरस। विविपेरस का मतलब क्या होता है, दे गिव बर्थ टू यंग वंस, ठीक है। तो यू कैन राइट हियर दे गिव बर्थ टू यंग वंस। तो ह्यूमंस क्या है, दे आर विविपेरस। तो जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जिसकी हम अभी बात कर रहे थे वो सब क्या इंक्लूड करते हैं, सबसे पहले होता है गैमेटोजेनेसिस दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। अगर मेल में गैमेट बन रहा है, कौन सा गैमेट बनता है, मेल के अंदर स्पर्म बनता है, तो उसे हम कह देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल जो है उसके अंदर बनता है बेटा ओवम इन फीमेल, जिसे हम कह देते हैं oogenesis। तो पहला स्टेप तो सबसे पहले यही होगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन करवानी है तो इसका क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट एंड दैट इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन, ठीक है। अब क्या हुआ, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट्स में स्पर्म की एंट्री हो चुकी है। जब एंट्री हो गई है तो अब इनका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन और यू कैन से फ्यूजन होगा। सो देयर इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या बन जाएगा, जाइगोट, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं जाइगोट। अब जाइगोट के अंदर फिर क्या होगी, क्लीवेज, ठीक है। जाइगोट के अंदर बेटा क्या होने वाली है, क्लीवेज, ठीक है। और जब क्लीवेज होती है तो ऑन द फोर्थ डे ऑलमोस्ट क्या बन जाता है, देयर इज डेवलपमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। समझ रहे हो ना, पहले अभी हम पूरा डिस्कस करेंगे वैसे तो अभी, और आप मैं मान के चल रही हूँ कि आप पहले भी पढ़े हुए हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनता है, जाइगोट बनता है, एक सिंगल सेल है, उसके अंदर बहुत सारी डिवीजन्स होती हैं, उसको हम क्लीवेज कहते हैं। ऐसे डिवीजन हो होकर एक और स्ट्रक्चर बनता है दैट इज ब्लास्टोसिस्ट। और ये ब्लास्टोसिस्ट जो है अल्टीमेटली जाकर यूट्रस की वॉल से
अटैच हो जाता है, जिस प्रोसेस को कहा जाता है इम्प्लांटेशन। सो देयर इज अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल, जिसे कहा गया इम्प्लांटेशन। देन इम्प्लांटेशन होने के बाद क्या होगा बेटा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मींस जेस्टेशन। ठीक है, यहाँ पर इम्प्लांटेशन दिया, बट उसके बाद मैंने आपको करवाया था गैस्ट्रुलेशन, मींस फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी 3 जर्म लेयर, दैट इज एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड द एक्टोडर्म। और वो लेयर्स ही जो है वो क्या करवाएंगी, ऑर्गन सिस्टम्स बनाएंगी, पूरे ऑर्गन उनसे ही बनेंगे, एंड दैट इज द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। पूरा 9 मंथ का तक जो है ये पूरी डेवलपमेंट चलेगी। 9 मंथ के पीरियड के बाद क्या होगी, बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी, जिसे हम क्या कह देते हैं, पार्ट्यूशन कह देते हैं। जिसे क्या कहते हैं बेटा, पार्ट्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब you have learned that these reproductive events occur after puberty। ये सब events जो हैं puberty के बाद ही start होते हैं। There are remarkable difference between the reproductive events in the male and the female। मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव में सिस्टम के अंदर ही थोड़ा डिफरेंस रहता है बेटा, थोड़ा नहीं बल्कि काफी बड़ा डिफरेंस है। क्या, मेल के अंदर जब आप कहोगे कि स्पर्म्स बनेंगे, गैमेट बनेंगे, वो कब बनते हैं, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। सिंपल सी बात है, मेल के अंदर स्पर्म बनेंगे एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, बट फीमेल्स जो है उनके अंदर oogenesis, उनके अंदर ये जो ओवम की फॉर्मेशन है ये स्टार्ट हो जाती है बिफोर बर्थ। बर्थ होने से पहले ही स्टार्ट हो गई, मींस मदर के वोम में ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सो there are remarkable differences between the reproductive events in the male and the female। For example, sperm formation continues even in the old man। देखो, और एक बात और समझो कि जो मेल्स हैं उनके पास जो है प्यूबर्टी पे एक बार जब स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हुई तो जब तक उनकी डेथ नहीं होती उनमें स्पर्म फॉर्मेशन होती ही रहती है, बट फीमेल्स में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेज इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स, मतलब 45 to 55 ईयर की इस एज गैप के अंदर जो है फीमेल्स के अंदर एग की फॉर्मेशन जो है बेटा बंद हो जाती है। सो लेट अस एग्जामिन द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। अब हम पूरा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, सो व्हाट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहली बात, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर आप लोकेशन की बात करेंगे, सो इट इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। कहां पर लोकेटेड है बेटा, इट इज लोकेटेड इन पेल्विस रीजन। पेल्विस रीजन कौन सा होता है, ये पूरा आपका एब्डोमेन है, तो एब्डोमेन का जो लोअर पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज द पेल्विस रीजन। सो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर इसकी लोकेशन की बात करें, इट इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। अब इसके अंदर इंक्लूड क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आप डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक तो होता है इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, दूसरे होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है दैट इंक्लूड द पेयर ऑफ टेस्टिस। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है बेटा, टेस्टिस है। प्राइमरी क्यों है, क्योंकि यही जो है मेन स्पर्म को प्रोड्यूस करने वाले, मींस गैमेटोजेनेसिस जो है वो टेस्टिस में ही होगी। इसके अलावा टेस्टिस का क्या काम है, इसके अलावा टेस्टिस का काम है कि ये आपका जो मेल हार्मोन होता है, मेन मेल हार्मोन जो होता है दैट इज टेस्टोस्टेरोन, और यू कैन से एंड्रोजन, वो भी कहां से प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस से ही होता है। सो मेल्स के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है दैट इज टेस्टिस। और अगर हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो उसके अंदर आप इंक्लूड करेंगे असेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब अगर हम डक्ट्स की बात करें, भैया एसेसरी डक्ट्स कौन सी है, तो आपको याद रखना है एसेसरी डक्ट्स में आएगा बेटा रेटे टेस्टिस आएगा, वासा इफ्रेंशिया आएगा, एपिडिडाइमस, देन वासा डिफरेंशिया। ठीक है, ये तो हो गई डक्ट्स। फिर आती है ग्लैंड्स की बारी, तो उसमें आएगा सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया दैट इज पेनिस। ठीक, ये सब हम आगे भी डिस्कस करेंगे, पूरे जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है वैसे ही चलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर बात की जा रही है टेस्टिस की। सो टेस्टिस जो है सबसे बड़ी बात, दे आर सिचुएटेड आउटसाइड द मेल बॉडी। मेल की जो बॉडी है, मींस या यूं कह लो आउटसाइड द जो एब्डोमेन है उस कैविटी से बाहर है। सो टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है स्क्रोटम।
जिसे क्या कहा जाता है बेटा, स्क्रोटम। अब स्क्रोटम जो है अब बाहर क्यों प्रेजेंट होती है, बाहर इसलिए प्रेजेंट होती है क्योंकि टेस्टिस का काम है स्पर्म फॉर्मेशन का, टेस्टिस को स्पर्म बनाने हैं, गैमेटोजेनेसिस करनी है, स्पर्मेटोजेनेसिस करनी है, ठीक है। तो उसको स्पर्म फॉर्मेशन जो है वो हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे नहीं कर सकती है, उसको हल्का सा कम टेम्परेचर चाहिए। जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है बेटा, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, बट टेस्टिस को अगर स्पर्म बनाने हैं तो उसे इस 37 डिग्री से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है कम चाहिए, इसलिए वो कहाँ प्रेजेंट है, स्क्रोटम में प्रेजेंट है। अगर आप स्क्रोटम को देखें तो उसके ऊपर की जो स्किन होती है वो बहुत ही पतली होती है, ठीक है, बहुत ही थिन होती है। इवन वहाँ जो मसल प्रेजेंट है, डायटोज मसल, वो भी एक स्पेशल काइंड की मसल है जो कि स्क्रोटम के अंदर जो है टेम्परेचर को कम करके रखने में मतलब हेल्प करती है, ठीक है। सो द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। स्क्रोटम का काम क्या है बेटा, इट मेंटेन्स द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। कितना लो, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो और ये किस लिए जरूरी है इतना कम टेम्परेचर, इट इज नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि जो टेस्टिस है, व्हाई दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, व्हाई दे आर प्रेजेंट इन द स्क्रोटम, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर पूरी टेस्टिस की, एक एडल्ट के अंदर हम देखें, इन एडल्ट्स टेस्टिस जो है वो कैसी होती है, ओवल शेप की होती है, जिसकी लेंथ जो है वो 4 to 5 सेंटीमीटर है, और विड्थ जो होती है बेटा इट इज 2 to 3 सेंटीमीटर। लेंथ इज, देखो एनसीईआरटी के अंदर जो भी लाइंस दी हैं, अगर ये 4 to 5 है तो आप 4 to 5 ही याद करेंगे और याद ही करनी ही है ये, ठीक है। तो टेस्टिस जो है उसकी लेंथ कितनी है बेटा, 4 to 5 सेंटीमीटर, और विड्थ जो है दैट इज 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया कि टेस्टिस जो है इट इज कवर्ड बाय द डेंस कवरिंग। टेस्टिस के बाहर जो है पूरी डेंस कवरिंग होती है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको 3 कवरिंग बताई थी कि नहीं बताई थी, कौन सी थी, ट्यूनिका वजाइनैलिस थी, देन ट्यूनिका एल्बुजिनिया थी, देन ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा थी। याद आ रही है बेटा, 3 कवरिंग मैंने आपको बताई थी, ठीक है। और एक टेस्टिस को अगर आप देखते हैं तो हर टेस्टिस के अंदर आपको 250 कंपार्टमेंट्स दिखाई देते हैं, जिन्हें बोला जाता है टेस्टिक्युलर लोब्यूल। सो द टेस्टिस इज कवर्ड बाय द डेंस covering. Each testis has about 250 compartments known as the testicular lobules, जिन्हें क्या कहा जाता है, testicular lobules कहा जाता है, ठीक है। Now each lobule, अगर एक मिनट, ये देखो, ये है टेस्टिस, दिस इज द टेस्टिस। टेस्टिस जो है कैसी है, ओवल है, लेंथ कितनी होगी, ऐसे लंबाई कितनी है, 4 to 5 सेंटीमीटर। विड्थ, ये जो विड्थ है वो कितनी है, 2 से 3 सेंटीमीटर होती है बेटा, इतनी बात क्लियर है। जब आप टेस्टिस को देखते हैं तो इसके अंदर कुछ इस टाइप के जो है कंपार्टमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, जिन्हें बोला जाता है टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स, जिन्हें क्या बोला जाता है, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स बोला जाता है। चलो, अब ईच लोब्यूल, अगर ये एक जो टेस्टिकुलर लोब्यूल जो टेस्टिस में प्रेजेंट है उसको अगर हम बाहर निकाल कर देखें, माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, तो हमें क्या दिखेगा, ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कंटेन 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। हर एक लोब्यूल के अंदर 1 से लेकर 3 तक बहुत ज्यादा क्वाइलिंग वाली, इस टाइप से, जैसे मान लो कि ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है, अगर आप इसको देखोगे तो इसके अंदर 2 3 इस टाइप से हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है बेटा, हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही होने वाली है गैमेटोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। अब अगर एक ये जो मैंने बनाई है अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इस एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को उठाकर अगर आप देखोगे, एक सेक्शन लोगे उसका और माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनर सरफेस बाय 2 टाइप ऑफ सेल। यहाँ पर 2 टाइप ऑफ सेल दिखाई देते हैं। क्या होता है उन सेल्स का नाम, फर्स्ट वन इज द मेल जर्म सेल्स, जिन्हें बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया, और ये स्पर्मेटोगोनिया क्या है बेटा, अभी डिप्लॉयड है, ये हम याद रखेंगे। और दूसरा है सर्टोली सेल, भाई ये भी डिप्लॉयड होता है, कुछ नहीं होना इन चीजों से, ठीक है।
हमारी बॉडी के अंदर बेटा सारे सेल्स ही क्या हैं, डिप्लॉयड हैं, सभी सेल्स डिप्लॉयड है। बस जो आपके गैमेट्स बनते हैं, स्पर्म, मैच्योर स्पर्म एंड द मैच्योर ओवम, वो क्या होते हैं, आपके हैप्लॉयड होते हैं, जहां पर क्या होता है, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। ठीक है, ये बात याद रखोगे ना। तो हाँ किया था हमने, हाँ, each seminiferous tubule is lined by two type of the cell, one is the male germ cell जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे, दूसरा हो गया आपका सर्टोली सेल्स। ठीक है, दोनों ही क्या है, 2n। चलो, जो ये मेल जर्म सेल्स है, ये है, देखो ये है स्पर्मेटोगोनिया, और यहाँ पे इन्होंने दिया नहीं है, ये रहा सर्टोली सेल्स। यहाँ पे आपको क्लियर डिफरेंस नहीं पता लगेगा, बट मैंने आपको एक बहुत ही बढ़िया सा डायग्राम बनवाया था, जहां हमने किया था कि अगर हम इसको देखें तो सर्टोली सेल्स जो हैं हल्के से क्या होते हैं बेटा, ऐसे लंबे होते हैं, टॉल पिरामिडल टाइप्स होते हैं, और बीच बीच में क्या होते हैं, ये दीज आर द मेल जर्म सेल्स, और वी कैन से स्पर्मेटोगोनिया। याद आ रहा है कुछ आपको, जो लंबे वाले थे, जो ये लंबे वाले हैं, दीज आर द सर्टोली सेल्स, जिनका काम है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, सो जो ये मेल जर्म सेल्स हैं, जो ये स्पर्मेटोगोनिया होता है, इसके अंदर ही होती है क्या, मियोटिक डिवीजन। So the male germ cells undergo the meiotic division and finally lead to the sperm formation। और यहाँ पर क्या होगी, sperm formation। कैसे होगी वो आगे देखेंगे, बट अभी आपको याद रखनी है sperm formation कहाँ होती है, स्पर्मेटोगोनिया। अभी ये क्या है, they are 2n means they are diploid। While the Sertoli cells जो है उनका फंक्शन क्या होता है, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स। ये जो जर्म सेल्स हैं इनको न्यूट्रिशन, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, ये होता है आपका इसका सर्टोली सेल्स का। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो इतना हो गया। अब ऐसे ऐसे करके बहुत सारी होती है, जैसे एक ये है, फिर ये है, ये वाला एक पार्ट हो गया ये बेटा, ठीक है, एक ये हो गया, वन इज। अब जो ये बीच वाला स्पेस है ना, ये जो बीच वाला स्पेस है तो मैंने डॉटेड किया है, इसको क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। यहाँ क्या प्रेजेंट है, या इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट है। ठीक है, इसे कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। और देखो, द रीजन आउटसाइड द सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कह सकते हैं। विच कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स, यहाँ आपको बहुत सारी छोटी छोटी स्मॉल ब्लड वेसल मिलेगी, साथ में इंटरस्टिशियल सेल्स होंगे। ठीक है, और वो जो ग्रुप ऑफ इंटरस्टिशियल सेल्स, मान लो कि बीच में यहाँ पे एक ऐसे ग्रुप बन गया, यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ सेल बन गया, यहाँ एक ग्रुप ऑफ सेल बन गया, ये रहा ग्रुप ऑफ सेल्स। इन ग्रुप ऑफ सेल्स को बोला जाता है इंटरस्टिशियल सेल्स, या बोला जाता है लेडिक सेल्स। क्या बोलते हैं, लेडिक सेल्स बोलते हैं। और ये लेडिक सेल्स जो हैं क्या बनाते हैं, दे सिक्रीट एंड दे सिंथेसाइज, वो बनाते हैं एंड देन दे सिक्रीट व्हाट, एंड्रोजन। और मेल एंड्रोजन जो होता है बेसिकली क्या होता है, ग्रुप ऑफ हार्मोन होता है, और उस एंड्रोजन के अंदर जो मेन हार्मोन है बेटा, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। तो आप नॉर्मल एक लेमन सी लैंग्वेज में बोल देते हो कि भाई एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, सो लेडिक सेल्स जो हैं दे सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन्स। टेस्टिकुलर मींस जो टेस्टिस से बने, सिंपल। हाँ, तो लेडिक सेल्स जो हैं दे सिंथेसाइज टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एज द एंड्रोजन। और हमें पता है कि जो मेन एंड्रोजन है दैट इज टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। कुछ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स मींस जो किसी भी फॉरेन बैक्टीरिया, फॉरेन पार्टिकल से फाइट करने में हेल्प करता है, वो तो हमारी बॉडी में हर जगह प्रेजेंट होते ही हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर, देखो ये पढ़ो पहले। जो मेन पार्ट था, जो मेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था टेस्टिस, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब उसके अलावा जो सेक्स डक्ट है, मेल असेसरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं बेटा। सो देखो, द मेल सेक्स असेसरी डक्ट्स जो हैं, द मेल सेक्स असेसरी डक्ट्स जो हैं, दे इंक्लूड रेटेटेस्टिस, देन वासाई फ्रेंशिया, उसके बाद आता है एपिडिडाइमस, और फिर आता है बेटा वास डेफरेंस। ठीक है, और इसी उसके अंदर आप इसको लर्न करेंगे। सबसे पहले है टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस से क्या बनते हैं, रेटेटेस्टिस,
रेटेटेस्टिस जो है वो ओपन होते हैं किसके अंदर, वासा इफ्रेंशिया में। वासा इफ्रेंशिया ओपन होता है एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस में नीचे से अराइज होती है वास डेफरेंस। क्या अराइज होती है, वास डेफरेंस। अगर आपको याद हो एपिडिडाइमस कुछ हमने इस टाइप का बनाया था, ठीक है, और यहां से ये अराइज हो गई है, दिस इज वास डेफरेंस। तो ये वाला जो पोर्शन था इसे हम कहते थे कैपिट एपिडिडाइमस, और जो नीचे था उसे हम बोलते थे कोडा। उसे हम क्या बोलते थे बेटा, कोडा एपिडिडाइमस। ठीक है, तो एपिडिडाइमस के दो पार्ट थे, वन इज द कैपिट और जो नीचे वाला था कोडा। और उस कोडा एपिडिडाइमस से अराइज होती थी वास डेफरेंस, वासा डेफरेंशिया कह लो या वास डेफरेंस कह लो। नॉर्मली आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि एपिडाइमस से अराइज हो रही है वासा डिफरेंशिया, बट कुछ जगह आपसे एक स्पेसिफिक पोजीशन पूछ ली जाती है कि भाई ये जो एपिडाइमस तो बहुत बड़ी सी है, उसमें से कहां से अराइज हो रहा है। ठीक है, so the male sex accessory ducts include retetestis, vasa efferentia, epididymis and vas deferens. The seminiferous tubules of the testis, देखो, the seminiferous tubules of the testis they open into vasa efferentia through retetestis. समझना है बेटा, देखो यहां लिख देती हूं मैं। सबसे पहले ST सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को ST लिख दिया मैंने वो ओपन हुए किसमें, रेटेटेस्टिस में। रेटेटेस्टिस ओपन हुए वासा इफ्रेंशिया में। ठीक है, वासा इफ्रेंशिया ओपन होता है बेटा एपिडिडाइमस में, और एपिडिडाइमस आपका अल्टीमेटली ओपन हो जाता है वासा डिफरेंशिया। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है, इस पे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है जी, चलो। द वासा इफ्रेंशिया लीव द टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया जो है इट लीव द टेस्टिस, आ गया, द वासा इफ्रेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू द एपिडिडाइमस। वासा इफ्रेंशिया कहां ओपन हुआ, एपिडिडाइमस के अंदर। ठीक है, अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। जो टेस्टिस जैसे आपको हम दिखाते हैं तो आगे से तुम्हें सब दिखता है, बट होता क्या है पीछे की साइड से होता है। ठीक है, द एपिडिडाइमस जो है देन इट लीड्स इनटू द वास डेफरेंस दैट असेंड्स टू द एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या हो गया मैम, देखो ये वाली जो ट्यूब जा रही है बेटा, ये रेड कलर को जिसको मैंने मार्क किया है, दिस इज वासा डेफरेंस। ये यहाँ इस एपिडिडाइमस से अराइज हुई थी और ये लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, दिस पोर्शन इज द यूरिनरी ब्लैडर। तो ये यूरिनरी ब्लैडर के से ऐसे लूप बनाती है और नीचे जाती है। यहाँ पर ये जो मैंने ब्लू कलर से मार्क की है, These are the seminal vesicle। ये क्या है, सेमाइनल वेसिकल है। ठीक, तो क्या हुआ, ऐसे होता है, देखो बना देती हूं मैं। मान लो ये सेमाइनल वेसिकल थी, ये सेमाइनल वेसिकल की ट्यूब्यूल थी। ठीक है, यहां से आपकी आती है क्या, वासा डिफरेंशिया। बाद में ये दोनों ट्यूब जो है ऐसे मिलकर एक ट्यूब बना देती हैं। बाद में ये दोनों ट्यूब ही मिलकर एक ट्यूब बनाती हैं। समझ आ रही है बात, देखो आगे अब। और उस ट्यूब का ये जो ये हो गई वास डिफरेंस वाली, दिस इज सेमाइनल वेसिकल। इन दोनों की ट्यूब, इन दोनों की तरफ से जो डक्ट निकल रही है, इन दोनों की डक्ट मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाती है जिसे कहा जाता है इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्या कहा जाता है बेटा, इजैक्यूलेटरी डक्ट। और ये इजैक्यूलेटरी डक्ट जो है अल्टीमेटली किस में ओपन होती है, यूरिथ्रा में। समझ रहे हो, यूरिनरी ब्लैडर से एक निकली डक्ट, ठीक है, और उसी डक्ट के अंदर यहाँ से जो इन ग्लैंड्स की और जो ये डक्ट्स हैं जो अपनी सिक्रीशंस लेकर आ रही हैं, वो भी उसी डक्ट के अंदर आ गई। तो यूरिथ्रा एक ऐसी ट्यूब है जिसके अंदर यूरिन तो पास आउट होगा ही होगा, साथ में यहां से पास आउट होने वाला है सीमेन और यू कैन से स्पर्म्स। तो जो मेल की यूरिथ्रा होती है, इट इज द कॉमन पैसेज फॉर द सीमेन एंड फॉर द यूरिन। सो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, यूरोजेनाइटल डक्ट। क्या बोलते हैं बेटा, यूरोजेनाइटल डक्ट भी कह देते हैं यूरिनरी ब्लैडर। इट रिसीव्स अ डक्ट
ये जो वासा डिफरेंशिया जो आई है, इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल्स एंड ओपन इनटू द यूरिथ्रा एज द इजैक्यूलेटरी डक्ट। कैसे ओपन होती है? एज अ इजैक्यूलेटरी डक्ट। दीज डक्ट, ये जो डक्ट्स होती हैं, दे स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूरिथ्रा। ठीक है, द यूरिथ्रा जो है इट ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। मैंने बताया ना, यूरिथ्रा ओरिजिनेट तो यूरिनरी ब्लैडर से हो रहा है, एंड इट एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू द एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड द यूरिथ्रल मिएटस। ये आपका यूरिनरी ब्लैडर था, यहां से ये जो बीच में लाइन जा रही है येलो वाली, दिस इज यूरिथ्रा। इस यूरिथ्रा का काम क्या है? ये यूरिन भी लेकर जाएगी प्लस सीमेन भी लेकर जाएगी। देखो, टेस्टिस ने क्या बनाए थे? यहाँ पर स्पर्म बनाए थे, बट उस स्पर्म्स के साथ साथ ये सेमाइनल वेसिकल की सिक्रीशन, साथ में यहाँ पर ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। इन सब ग्लैंड्स की सिक्रीशन भी उस स्पर्म के साथ मिक्स हो जाती है, तब उसे हम क्या कहते हैं? सीमेन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सीमेन कहते हैं। तो वो सीमेन सारा का सारा कहाँ आएगा? इस यूरिथ्रा में, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन भी आएगा। सो यूरिथ्रा जो है कॉमन पैसेज है यूरिन प्लस सीमेन के लिए। एंड दिस इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ द मेल, जिसे कहते हैं पेनिस। जिसे क्या कहते हैं? पेनिस। और जहां पर ये ओपन हो रही है पेनिस, दैट इज ओपनिंग इज नोन एज द यूरिथ्रल मिएटस। इस ओपनिंग को कहा जाता है यूरिथ्रल मिएटस। ठीक है, इतना हो गया। अब अगर आप पेनिस की बात करो, अगर पेनिस जो है इट इज अ मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और ये कुछ स्पेशलाइज्ड इरेक्टाइल टिश्यू से बनी है, कुछ स्पेशल टिश्यू से बनी है जो उसको हेल्प करता है इन द इरेक्शन। इरेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? इरेक्शन मीन्स होता है हार्डनिंग ऑफ पेनिस। इरेक्शन इज हार्डनिंग ऑफ पेनिस। ठीक है, अब ये हार्डनिंग होनी बहुत जरूरी है अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होना है, क्योंकि जब पेनिस की हार्डनिंग होगी तभी वो क्या कर सकती है? इंसेमिनेट कर सकती है। मींस इट कैन पेनिट्रेट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और फिर वहां पर वो क्या कर सकती है? ट्रांसफर कर सकती है स्पर्म्स को। ठीक है, समझ आ गई बात? तो पेनिस जो है क्या बनी है? स्पेशल टिश्यू से बनी है, स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यू से बनी है, जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पोरा स्पोंजियोसम। कॉर्पोरा कैवर्नोसा, उस टिश्यू का नाम क्या है बेटा? कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पोरा स्पोंजियोसम। आई होप क्लियर है ये सबको। तो अब ये इरेक्शन या हार्डनिंग ऑफ पेनिस क्यों होनी है? टू फैसिलिटेट द इंसेमिनेशन, ताकि इंसेमिनेशन हो सके। इंसेमिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स हो सके फ्रॉम द मेल्स टू द फीमेल। नाउ अगर आप पेनिस की बात करेंगे तो पेनिस का जो एंड होता है, पेनिस का जो ये एंड है, इट इज स्लाइटली एनलार्ज्ड। पेनिस का अगर आप एंड देखोगे तो ये क्या है? हल्का सा एनलार्ज हो गया है। इस एनलार्ज पार्ट को कहा जाता है ग्लैंस पेनिस। इस एनलार्ज पार्ट को कहा जाता है ग्लैंस पेनिस। और ये जो ग्लैंस पेनिस होता है, इट इज कवर्ड बाय द थिन फोल्ड ऑफ स्किन। इसके अराउंड क्या होती है बेटा? एक थिन फोल्ड होता है स्किन का, जिसे बोला जाता है फोर स्किन। इसे क्या कहा जाता है? फोर स्किन कहा जाता है। सो The enlarged end of the penis is called as the glans penis. इसे क्या कहते हैं हम? glans penis, and it is covered by a loose fold of skin that is called the foreskin. और इस foreskin के जो है ये क्या होती है? It can move कर सकती है ये ऊपर नीचे। ठीक है, अब foreskin को move तो करेगी, उसको करना ही पड़ेगा। अब move करने के लिए उसे क्या चाहिए? lubrication। क्या चाहिए? लुब्रिकेशन चाहिए, उसको म्यूकस चाहिए ताकि वो इजीली मूव कर सके। और वो म्यूकस जो है इट इज सिक्रीटेड बाय द बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। इस म्यूकस को सिक्रीट करने का काम कौन करता है बेटा? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। याद आ रहा है? मेल असेसरी ग्लैंड्स के अंदर आपको 3 याद रखनी है। कौन सी? वन इज सेमाइनल वेसिकल, ठीक है, सेकंड हो जाएगी प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड द थर्ड वन इज द बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जो कि क्या सिक्रीट करती है? म्यूकस। तो नेक्स्ट देखो, द मेल असेसरी ग्लैंड्स ये रही। ठीक है, दे इंक्लूड
पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल कैसी है, पेयर्ड है। वैसे ही पेयर्ड जो है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी है, बट जो प्रोस्टेट है इट इज अ सिंगल ग्लैंड। वहां पे आपको दिखती है कि अलग अलग है, बट वो जस्ट फॉर आपको दिखाने के लिए, बट इट इज अ सिंगल ग्लैंड, इट इज अ प्रोस्टेट इज अ सिंगल ग्लैंड। सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड, इन ग्लैंड की सिक्रीशंस को हम क्या कहते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं। अब अगर मैं बात करूं सीमेन की, सीमेन क्या होता है, सीमेन इज स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा। तो सीमेन क्या होता है बेटा, स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा। और ये सेमाइनल प्लाज्मा जो है इट इज रिच इन फ्रक्टोज। ये किसमें रिच होता है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को कौन रिलीज करता है, सेमाइनल वेसिकल रिलीज करती हैं। कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम बहुत जरूरी है। अगर कैल्शियम नहीं होगा तो स्पर्म्स जो हैं फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जाके एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे, ये बात याद रखनी है, ठीक है। और कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। द सिक्रीशन ऑफ द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशन है इट हेल्प्स इन द ल्यूब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। क्वेश्चन आता है इस पे, पहले बता रही हूं कि लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में कौन से ग्लैंड्स की सिक्रीशन हेल्प करती हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की। बेसिकली ये क्या सिक्रीट करती हैं, ये सिक्रीट म्यूकस, वो ही हेल्प करता है लुब्रिकेशन में। तो ये था आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा का पूरा, ठीक है। अब आएगा बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे हमने मेल किया, मेल में कौन से सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा, मींस एक्सेसरी कौन सा है, वैसे ही हम बात करेंगे अब फीमेल की। अगर तुम फीमेल को देखो तो फीमेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जहां से फीमेल में क्या बनना है, एग बनना है। मेल में क्या बनना था, स्पर्म बनना था, ठीक है। तो मेल के अंदर जो है एग बनना है, और वो कहां बनता है, ओवरी में बनता है। सो यहां पर मेल सेक्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा हुआ फीमेल में, ओवरी हुई। तो ओवरी ने एक तो प्रोड्यूस कर दिया एग, उसके अलावा हॉर्मोन्स बनाती है लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। सो द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ ओवरीज। ओवरी कैसी है, पेयर। टेस्टिस भी कैसी थी, पेयर, दो पेयर में थी, ठीक है। अलोंग, उसके साथ साथ अब जो भी स्ट्रक्चर आएंगे वो सब क्या हो जाएंगे, एक्सेसरी। अलोंग विद द ओविडक्ट दैट इज द फैलोपियन ट्यूब, uterus, cervix, vagina and the external genitalia located in the pelvic region। अब ये सब कुछ भी कहाँ प्रेजेंट है, pelvic region में, मतलब लोअर एब्डोमिनल में ही प्रेजेंट है। This part of the system along with the pair of the mammary gland, they are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड द चाइल्ड केयर। ये जितना भी आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है अलोंग विद दिस मेमरी ग्लैंड, ये सब एक दूसरे से जुड़कर अच्छे से काम करते हैं। अगर जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो जाए, बर्थ हो बेबी का, तो ये सब आपस में एक दूसरे से मिलकर ही काम करते हैं, ठीक बेटा। चलो अब आते हैं हम ओवरीज के ऊपर। ओवरीज की अगर बात करें, दे आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट, जिसे कहते हैं ओवम, एंड सेवरल स्टीरॉयड हार्मोन्स या ओवेरियन हार्मोन, जिसके अंदर आप इंक्लूड करोगे एस्ट्रोजन को, प्रोजेस्टेरोन को, ठीक है। अब ओवरीज की अगर बात करें तो ये कहाँ लोकेटेड हैं, दे आर लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमेन। कहाँ लोकेटेड है, लोअर एब्डोमेन में लोकेटेड है। एक ओवरी जो है उसकी लेंथ कितनी होती है, 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है, एंड इट इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड द यूट्रस बाय लिगामेंट्स। जो ओवरी है, ये देखो, ये है बेटा ओवरी, दिस इज द ओवरी। कैसा है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है, शेप जो है इसकी आलमंड शेप होती है, ठीक है। ये जो है ओवरी जो है इट इज कनेक्टेड टू द यूट्रस, यूट्रस से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ द लिगामेंट्स, एंड ऊपर की तरफ क्या होगी, पेल्विक वॉल भी तो होगी ना, एब्डोमेन की वॉल भी होगी, वहां से भी कनेक्टेड है, हवा में तो झूलेगी नहीं, ठीक है। ऐसे ही ये पेल्विक वॉल से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट, जिसे मैंने आपका नाम बताया था, मीजोवेरियम कह देते हैं, याद आया, ठीक है। तो एक बार एक स्ट्रक्चर देख लो। तो मेन जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल्स के अंदर दैट इज ओवरी। ओवरी से जो एक्सेसरी बनता है, इस वाले पार्ट को, ये दिख रहा है आपको, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से जो पूरा यहां तक आ रहा है, दैट इज द फैलोपियन ट्यूब, इसे कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये हो गया यूट्रस, ठीक है। ये जो कैनाल है, दिस वन, दिस इज द सर्विक्स, और नीचे की तरफ ये वाला पोर्शन जो है इट इज कॉल्ड वजाइना।
क्या कहते हैं, वजाइना कहते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया आ जाता है जिसे वल्वा भी कहा जाता है। चलो, सो ये हमने कर लिया, लिगामेंट से कनेक्टेड है। Each ovary is covered by the thin epithelium which encloses the ovarian stroma. ओवरी को जब आप अंदर से देखोगे तो ओवरी के अंदर स्ट्रोमा मिलता है। अब उस स्ट्रोमा को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। बाहर की साइड हो जाता है कॉर्टेक्स और अंदर की साइड हो जाता है मेड्यूला। मींस अगर ये ओवरी है तो यहां बाहर की साइड, बाहर वाली साइड को कहा जाएगा बेटा कोर्टेक्स, और अंदर वाली साइड जो है ये, जिसको मैंने थोड़ा सा वाइट कर दिया है, ठीक है, इसे कहा जाएगा मेड्यूला। तो दिस इज कॉर्टेक्स और अंदर वाला पोर्शन जो है वो है मेड्यूला। ठीक है, कॉर्टेक्स जो है यहां पर आपको दिखते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स, क्या मिलते हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स। और जो मेड्यूला है वहां आपको मिलता है न्यूरोवेस्कुलर बंडल। मेड्यूला में क्या होता है, न्यूरोवेस्कुलर बंडल, मतलब कि वहां पे नर्व्स, ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल सब होता है। ठीक है, so the stroma is divided into two zones, that is the peripheral cortex and the inner medulla. periphery पे क्या है, cortex है, और अंदर की साइड क्या है, medulla है। अंदर की साइड क्या है, medulla है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब की। ठीक है, अब पहले ये देखो, ओविडक्ट या जिसको फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, साथ में यूट्रस और वेजाइना जो हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल असेसरी डक्ट। तो आपको क्वेश्चन आएगा फीमेल असेसरी डक्ट में कौन कौन है, तो आप बोलेंगे ओविडक्ट है, यूट्रस है और साथ में वेजाइना है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब की बात करें तो ईच फेलोपियन ट्यूब इज ऑफ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, 10 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द ओवरी। इट एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। पेरिफेरी से स्टार्ट होती है, यहां से ये स्टार्ट हुई है, ये देखो, एंड इट एक्सटेंड्स टू द यूट्रस। यहां से स्टार्ट हुई, यूट्रस तक आ गई। ठीक है जी, द पार्ट विच इज क्लोजर टू द ओवरी, वो पार्ट जो ओवरी के क्लोजर है, ये वाला पार्ट, इसे कहा जाता है इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम का जो ये वाला पार्ट है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, जिसे कहा जाता है फिम्ब्रिए। और इस फिम्ब्रिए का काम क्या है कि जब ओवरी ओवम एग को रिलीज करती है तो ये इसको कैच कर लेता है। क्या कर लेता है बेटा, कैच कर लेता है। ठीक, तो देखो इनफंडिबुलम, सेकंड पार्ट क्या है, एम्प्यूला, एंड द थर्ड पार्ट इज इस्थमस। एम्प्यूला जो है वो वाइडेस्ट पार्ट है, और यहीं पर क्या होती है, स्पर्म और ओवम की फ्यूजन होती है। क्या होती है, स्पर्म और ओवम की फ्यूजन होती है। तो द पार्ट विच इज क्लोजर टू द ओवरी इज फनल शेप, जिसे कहा जाता है इनफंडिबुलम। द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम दे पोजेस द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच आर कॉल्ड एज फिम्ब्रिए, which help in the collection of ovum। फिब्रिए का काम क्या है, it help in the collection of ovum after ovulation। ठीक है, the infundibulum जो है it leads into a wider part of the oviduct, जिसे कहा जाता है एम्प्यूला। और एम्प्यूला मैंने आपको बताया है ये क्या होता है, एम्प्यूला is the site of fertilization। Ampulla is the site of fertilization। The last part of the oviduct is known as the isthmus and it join the narrow lumen। और इसके पास क्या होता है, narrow lumen होता है, और it join and then जो isthmus है it opens into the और it joins the uterus। क्लियर है बेटा। चलो अब बात करते हैं हम यूट्रस की। यूट्रस क्या है, सिंगल है, इसमें कोई पेयरिंग वाली बात नहीं है, सिंगल है, जिसे हम वोम भी कहते हैं। शेप ऑफ जो यूट्रस है इट इज ऑफ द इन्वर्टेड पियर। शेप की अगर हम बात करेंगे यूट्रस की, सो इट इज इन्वर्टेड पियर। पियर पता है ना, फ्रूट। ठीक, इट इज सपोर्टेड बाय, जो यूट्रस है वो भी ऐसे खाली तो है नहीं, तो ये पेल्विक वॉल से ये भी अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ द लिगामेंट्स। ठीक है, सो द यूट्रस इज सपोर्टेड बाय द लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल। यूट्रस जो है इट ओपन्स इनटू द वेजाइना। यूट्रस जो है इट ओपन्स इनटू द वेजाइना थ्रू दिस सर्वाइकल कैनाल और थ्रू द सर्विक्स।
So uterus जो है it opens into the vagina through a narrow cervix. The cavity of the cervix is called as the cervical canal, which along with the vagina forms the birth canal. जो मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में पूछा भी था बेटा कि what is birth canal, पूछा था ना आपसे मैंने. So this cervical canal plus vagina, ये cervical canal plus vagina, इसी को बोला जाता है birth canal, को बोला जाता है बर्थ केनाल. सो दिस पोर्शन इज सर्विक्स. सर्विक्स के अंदर जो ये ऐसे ट्यूब लाइक डक लाइक स्ट्रक्चर बना है इसे बोला जाता है सर्वाइकल केनाल. एंड दिस सर्वाइकल केनाल ओपन इनटू द वजाइना. यहां पर बेबी की डेवलपमेंट होती है. देन थ्रू दिस बर्थ केनाल मींस थ्रू दिस सर्विक्स प्लस वजाइना बेबी यहां से क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है. ठीक है, ये हो गया. The wall of the uterus has 3 layer of the tissue. जो यूट्रस की वॉल होती है उसकी 3 लेयर्स होती हैं बेटा. सबसे बाहर वाली लेयर, सबसे ये जो बाहर वाली लेयर है इट इज पेरीमेट्रियम. बीच वाली लेयर जो है इट इज मायोमेट्रियम विच इज मेड अप ऑफ द स्मूथ मसल्स. देन इट इज एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम के पास क्या होती है, इट इज हाईली वेस्कुलर, बहुत ज्यादा इसके पास ब्लड वेसल्स होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं. एंड यही वो मेम्ब्रेन है एंडोमेट्रियम जो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल शेड ऑफ हो जाती है. मींस ये रिन्यू होती रहती है. ठीक है, तो आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछे विच लेयर ऑफ द यूट्रस इज ऑलवेज रिन्यूड, तो आप बोलेंगे एंडोमेट्रियम. रिन्यूड एवरी मंथ. क्यों भाई, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है. ठीक है, क्लियर है इतनी बात. चलो, सो यूट्रस के पास कितनी है, 3 लेयर हैं जिसे हम क्या कहते हैं, जो सबसे बाहर थिन मेम्ब्रेनस एपिथेलियम जो है दैट इज द पेरीमेट्रियम. बीच वाली थिक लेयर स्मूथ मसल की बनी हुई है मायोमेट्रियम. और अंदर की तरफ जो ग्लैंडुलर और हाईली वेस्कुलर लेयर है इट इज एंडोमेट्रियम that lines the uterine cavity. The endometrium undergoes cyclic changes. endometrium जो है इस पे क्या होते हैं, cyclic changes होते हैं during the menstrual cycle while the myometrium, जो myometrium है बीच वाली जो smooth muscle से बनी है, it exhibits strong contraction during the child birth or during the delivery of the child or during the parturition. One is the same thing, कुछ भी कह लो. ठीक है, क्लियर है इतनी बातें. तो डायग्राम हम कर चुके हैं. नेक्स्ट बेटा, उसी जो यूट्रस है उसको हमने साइड व्यू सेक्शनल व्यू देख लिया. तो आप क्या देखोगे कि ये क्या है, दिस वन इज द यूट्रस. यूट्रस जो है वो कहाँ ओपन होता है, सर्विक्स में. ठीक है, सो ये वाला पार्ट जो है दिस पार्ट इज द सर्विक्स. सर्विक्स जो है ओपन होती है वेजाइना में. सर्विक्स कहाँ ओपन होती है, वेजाइना में. और वेजाइना जो है बाहर ओपन हो जाती है थ्रू दिस वेजाइनल ओरिफाइस, थ्रू दिस वेजाइनल ओरिफाइस. ठीक है, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर. जैसे मेल्स के अंदर यूरिन और स्पर्म का जो पाथवे है वो सेम था, दैट वाज यूरिथ्रा. बट फीमेल्स के अंदर जो है वो अलग रहता है. फीमेल्स में यूरिन के लिए अलग से पाथवे है, ये यूरिनरी ब्लैडर है. यूरिनरी ब्लैडर जो है इट ओपन्स इनटू दिस यूरिथ्रा. ठीक है, कहां पर ओपन होती है, यूरिथ्रा में. यूरिथ्रा की अलग से खुद की एक ओपनिंग है दैट इज यूरिथ्रल ओरिफाइस. और यहां पर जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, देखो यहाँ पर जो क्या है आपकी, ये दिस इज यूट्रस, तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम होगी. अगर मेंस्ट्रुअल फ्लूइड आना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलनी है, ब्लीडिंग जो होनी है वो इस ओपनिंग के थ्रू बाहर आएगी बेटा. ठीक है, वो वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू बाहर आएगी. बेबी का बर्थ होगा तो वो कहां से बाहर आएगा, इस वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू बाहर आएगा. यूरिन के लिए यहां पर अलग से ओपनिंग होती है, बट मेल में एक ही है, बट फीमेल्स के अंदर 2 ओपनिंग है. वन इज द यूरिथ्रल ओरिफाइस एंड अनदर वन इज द वेजाइनल ओरिफाइस. ठीक है, चलो. अब हम बात करते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की. किसकी, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया. अगर फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ द मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस. बहुत अच्छे से आपको ये याद होने चाहिए, क्वेश्चन आ जाता है इस पे भी कि फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया उसमें कौन से पार्ट इंक्लूड होते हैं. तो बोलो मेरे साथ कौन से हैं. वन इज मॉन्स प्यूबिस, देन लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस. ठीक है, कुछ याद आ रहा है, स्ट्रक्चर हमने बनाया था, छोटा सा बनाकर दिखा देती हूँ आपको फिर से. ठीक है,
ठीक है बेटा। तो ये सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, मोन्स प्यूबिस होता है। ये क्या होता है, बेसिकली एक कुशन होता है ऑफ फैटी टिश्यू विच इज कवर्ड बाय द प्यूबिक हेयर। ठीक है, सो क्या है, एक टिश्यू विच इज कवर्ड बाय स्किन, फैटी टिश्यू है, कुशन ऑफ द फैटी टिश्यू, एंड यहाँ पर प्यूबिक हेयर होंगे। फिर यहाँ से अराइज होता है क्या, लेबिया मेजोरा। क्या होता है, एक फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन होता है विच एक्सटेंड from the mons pubis and surround the vaginal opening। यहाँ पर क्या है, vaginal opening है, उसको जो है ये सराउंड कर रहा है। ठीक है, ये वाली जो ऊपर छोटी सी ओपनिंग है ना, ये इसको कहते हैं यूरिथ्रल ओपनिंग, और ये बड़ी वाली जो ओपनिंग है इसे कहते हैं वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, कहाँ थे हम, हो गया ये। सो फिर आता है उसके बाद लेबिया मेजोरा हो गया। लेबिया माइनोरा क्या है, ये भी पेयर फोल्ड ऑफ स्किन है, ये वाला जो अंदर वाला स्किन का फोल्ड है। ठीक है, अंडर द लेबिया मेजोरा मतलब बाहर फोल्ड ऑफ स्किन, फिर एक अंदर फोल्ड ऑफ स्किन पतला। ठीक है, तो ओपनिंग ऑफ द वेजाइना, ये जो वेजाइना है, जो बड़ी ओपनिंग है बेटा, इट इज कवर्ड, इट इज partially covered, actually it is, देखो क्या लिखा हुआ है, it is covered partially by a membrane called hymen। यहाँ पर क्या होती है, this is hymen। क्या है, हाइमन है। ऊपर क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है बेटा, दिस इज क्लाइटोरिस, जो कि क्या है, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है विच लाइज एट द जंक्शन ऑफ द अपर की साइड पे जो मोन्स प्यूबिस लेबिया माइनोरा का जहां पर जंक्शन हो रहा है, वहां प्रेजेंट एक ट्रायंगुलर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज द क्लाइटोरिस। ठीक है, so it lies at the upper junction of the two labia minora above the urethral opening। this one is the urethral opening, इसके ऊपर प्रेजेंट है। the hymen, ये जो hymen है, ये जो हाइमेन है बेटा, इट इज टोन, इट इज ऑफन टोन ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस, जो फर्स्ट टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, या फर्स्ट टाइम जो क्वाइटस, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है बेटा, फर्स्ट है ना, उसको क्वाइटस भी कहते हैं। तो जो फर्स्ट क्वाइटस होता है, पहली बार जो होता है, उस टाइम पे ये टोन होने के काफी चांसेस रहते हैं। हाउएवर इट कैन आल्सो बी ब्रोकन बाय द सडन फॉल और जोल्ट, कोई जो लड़की है वो बहुत तेजी से गिर गई है, चोट लग गई है। इंसर्शन ऑफ द वेजाइनल टेम्पोन, जैसे नॉर्मली जो है लोग वो क्या यूज करते हैं, सैनिटरी पैड्स यूज करते हैं, बट देयर आर सम प्लास्टिक रबर लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर नोन एज वेजाइनल टेम्पोन्स, जो कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एक्चुअली यूज किए जाते हैं। तो जो लोग इसको मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे यूज करते हैं, उसको क्या करते हैं, वेजाइना के अंदर ऐसे फिक्स करना पड़ता है, तो उस टाइम पर भी ये हाइमन जो है ब्रेक ऑफ हो सकती है। और वो लड़कियां विच हैव द एक्टिव participation in some sports like horseback riding, cycling, etc. In some women the hymen persists even after the coitus। कुछ वुमेन्स के अंदर फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी हाइमेन है जो है इट कैन परसिस्ट। In fact the presence or absence of the hymen, presence or absence of hymen is not an reliable indicator of the virginity of the sexual experience। एक्चुअली क्या था, पुराने जमाने में लोग क्योंकि जब हाइमन जो है उसका ब्रेक ऑफ होगा तो हल्का सा जो है ब्लीडिंग स्पॉट आ जाता है, तो पहले वाले लोग जो है वो ये देखते थे कि अगर फर्स्ट टाइम पे अगर किसी का हुआ है तो शी इज वर्जिन, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है आपका मेमोरी ग्लैंड, दैट इज द फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड। अगर हम एक फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड की बात करते हैं, तो जो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। जितने भी फीमेल मैमल्स होते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, जो मेमोरी ग्लैंड है बेटा, इट इज अ पेयर्ड स्ट्रक्चर। मेमोरी ग्लैंड जो है वो भी क्या होता है, पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। मेमोरी ग्लैंड मींस ब्रेस्ट। ठीक है, दैट कंटेन द ग्लैंडुलर टिश्यू, जहां पर क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यू भी है और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट भी प्रेजेंट है। ग्लैंडुलर टिश्यू मींस वो ग्लैंड्स हैं जहां से मिल्क का प्रोडक्शन होना है, साथ साथ में वहां पर क्या प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है। ये आपकी बुक का डायग्राम है। अगर आप ये देखोगे बेटा, ये जो रेड वाले, ये वाले जो पार्ट हैं, ये वाले, दे आर रिप्रेजेंटिंग द फैटी टिश्यू। ये क्या है, फैटी टिश्यू। उसके बाद ये जो नीचे येलो वाला पार्ट है, दैट इज द ग्लैंडुलर टिश्यू। और अगर आप एक मेमोरी ग्लैंड को देखो तो ये रेस्ट किस पे करती है, या पीछे की तरफ इसको सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो पीछे है, इसके पीछे कौन सी मसल होती है, इट इज द पेक्टोरालिस मेजर मसल। ठीक है, कौन सी मसल है बेटा, पेक्टोरालिस मेजर मसल। ये मसल खुद किस पे रेस्ट कर रही है, रिब्स। किसके पे रैप करे, पीछे की तरफ क्या होती हैं, हमारे यहाँ पर रिब्स होती हैं, रिब्स के ऊपर रेस्ट करिए और रिब्स के बीच में ऑफ कोर्स क्या होती हैं, मसल्स होती हैं।
ठीक है। अब अगर हम इस ग्लैंडुलर टिश्यू, सिर्फ इस टिश्यू की बात करें, सो दिस ग्लैंडुलर टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू एक ब्रेस्ट के अंदर ये क्या है, 15 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। ठीक है, एक ब्रेस्ट के अंदर क्या होते हैं बेटा, 15 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। ठीक है, 15 to 20 मेमोरी लोब्स। 20 मेमोरी लोब। अब अगर तुम अगर हम एक लोब को देख लें तो उस लोब के अंदर क्या होता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जिनको बोला जाता है एल्वियोलाई। क्या होता है बेटा, क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जिनको कहते हैं एल्वियोलाई। और ये एल्वियोलाई जो होते हैं दे आर लाइंड बाय द स्पेशलाइज्ड सेल्स व्हिच कैन सिक्रीट द मिल्क। सो द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई सिक्रीट मिल्क। सेल्स जो हैं एल्वियोलाई के, दे सिक्रीट मिल्क विच इज स्टोर्ड इन द कैविटी ल्यूमन ऑफ द एल्वियोलाई। ठीक है, ऐसे ये एक एल्वियोलाई है, यहाँ पे मिल्क सिक्रीट हुआ, ठीक है, यहाँ पे ये स्टोर भी हो जाएगा। यहाँ से निकलती है एक डक्ट जिसे बोला जाता है मेमोरी ट्यूब्यूल, जिसे बोला जाता है बेटा मेमोरी ट्यूब्यूल। मान लो अब एक और एल्वियोलाई है, इसकी भी डक्ट निकलेगी। इन दोनों की डक्ट जब मिल जाती है तब क्या बनता है, तब बनती है मेमोरी डक्ट। ऐसी बहुत सारी होती है बेटा, मैं दो ही लेकर चल रही हूँ। सो ये क्या थी, मेमोरी ट्यूब्यूल थी, ये क्या थी, मेमोरी डक्ट थी। ठीक है, ठीक। अब ये जो मेमोरी डक्ट होती है ये कहाँ ओपन होती है, एक वाइडर एम्प्यूला के अंदर। ठीक है, मेमोरी डक्ट जो है दे ओपन इनटू द एम्प्यूला, दिस इज द एम्प्यूला। ठीक है, और अब इस एम्प्यूला जो है इट ओपन्स इनटू द लैक्टिफेरस डक्ट। ये याद रखना है आपको, इनका अरेंजमेंट क्या होता है। ठीक है, तो एक मेमोरी लोब के अंदर बहुत सारी एल्वियोलाई है, एक एल्वियोलाई से जो डक्ट निकलती है दैट इज द मेमोरी ट्यूब्यूल। बहुत सारी ट्यूब्यूल्स जो हैं दे मिलकर वो क्या बनाती हैं, मेमोरी डक्ट बनाती है। मेमोरी डक्ट जो है वहां से जो मिल्क है इट स्टोर इनटू द एम्प्यूला, वो कहाँ पर जाता है, एम्प्यूला में जाता है। एम्प्यूला जो है इससे अराइज हो रही है ये, दिस इज लैक्टिफेरस डक्ट। और ये लैक्टिफेरस डक्ट जो है बेटा ये बहुत सारी, देखो ये है लैक्टिफेरस डक्ट, ये बहुत सारी लैक्टिफेरस डक्ट ओपन होती हैं किसमें, निपल के अंदर। निपल के साथ वाला अगर एरिया देखोगे वो हल्का सा क्या होता है, डार्क कलर का होता है, जिसे कहा जाता है एरियोला। जिसे क्या कहा जाता है, एरियोला कहा जाता है। तो देखो, तो द एल्वियोलाई जो है इट ओपन्स इनटू द मेमोरी ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल्स जो है दे ज्वाइन टू फॉर्म द मेमोरी डक्ट इज, और जो मेमोरी डक्ट है दे ओपन इनटू द वाइडर मेमोरी एम्प्यूला व्हिच इज कनेक्टेड टू द लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू व्हिच मिल्क इज सक्ड आउट। क्लियर है, क्लियर है इतनी बातें। चलो नेक्स्ट, हमने क्या किया है, अब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इनका फंक्शन भी कर लेते हैं। फंक्शन क्या है मेल और फीमेल का, मेन जो फंक्शन है दैट इज द गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, जो द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज द टेस्टिस इन द मेल एंड ओवरी इन द फीमेल, दे प्रोड्यूस गैमेट्स। इनका काम क्या है, टू प्रोड्यूस गैमेट, गैमेट मतलब स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। इन टेस्टिस, अब पहले हम मेल की बात कर रहे हैं, इन टेस्टिस द इमेच्योर जर्म सेल और यू कैन से स्पर्मेटोगोनिया इट प्रोड्यूस स्पर्म बाय द प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, मेल्स में क्या होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगन्स एट द प्यूबर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इट बिगन्स एट प्यूबर्टी। अब हमने किया था ना, जब सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर देखा था तो हमने बताया था वहां मेल जर्म सेल्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया, साथ में बीच में क्या थे बेटा, पिरामिडल सेल जिन्हें कहा था सर्टोली, और तो तीसरे सेल कौन से थे, लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स जो हार्मोन सिक्रीट कर रहे थे। अब यहां पर तीनों का ही फंक्शन होगा। ठीक है, कैसे, द स्पर्मेटोगोनिया या सिंगल एक सेल को बोलेंगे स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, दे प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ द सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये देखो ये लिया, यहाँ पे ये प्रेजेंट है। दीज आर द स्पर्मेटोगोनिया, जो नीचे वाले सेल है ना बेटा ये, दीज आर द स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, अब ये स्पर्मेटोगोनिया जो हैं दे मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन। ये जो है माइटोटिक डिवीजन से डिवाइड करते हैं, दे इंक्रीज इन द नंबर। ठीक है, नाउ इस स्पर्मेटोगोनियम जो है इट इज डिप्लॉयड, मींस ये क्या है बेटा 2n है, डिप्लॉयड है।
and contain 46 chromosome. Some of the spermatogonia, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि स्पर्मेटोगोनिया जो है माइटोसिस करते रहते हैं. कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो हैं दे एंटर इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, बाकी जो हैं ये स्पर्मेटोगोनिया और बनाते रहेंगे. ठीक है. सो सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी बेटा क्या है, डिप्लॉयड ही है. दे पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस. अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होने वाली है. द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट्स इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, जो कि क्या होती है, एक रिडक्शनल डिवीजन होती है, एंड इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल हैप्लॉइड सेल्स, दैट इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. अब क्या बना है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि क्या है, हैप्लॉइड है, विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम. अब यहां पे क्या हुई है, बस एक ही मियोटिक डिवीजन हुई है, अब दूसरी मियोटिक डिवीजन भी होगी. द सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन, पहले वाली क्या थी बेटा, रिडक्शनल, दूसरी क्या होती है, इक्वेशनल. सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज इक्वेशनल. जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन बेसिकली क्या हुआ, ये था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये क्या था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसमें डिवीजन हुई तो ये क्या था बेटा, 2n था, ये बने n, यहां हुई फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, जिसे कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन. ठीक, क्लियर है ये बात. ठीक, ये बने, ये क्या है, दीज आर द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और ये क्या है, अब n है. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या था, 2n था. अब इसके अंदर फिर से क्या होगी, इक्वेशनल डिवीजन होगी, और यहां बन जाएंगे 4 स्पर्मेटिड, जो कि क्या हैं, हैप्लॉइड हैं. दीज आर द स्पर्मेटिड. ठीक है, क्या बन गए, स्पर्मेटिड बन गए. सो द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकेंड मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड. क्या बनाए, स्पर्मेटिड बनाए. अब ये स्पर्मेटिड, स्पर्म की शेप तो हमें पता ही है, कुछ ऐसी होती है, उसके पास क्या है, हेड होता है, नेक होता है, टेल होता है, मिडल पीस होता है. बट हमने तो राउंड राउंड से स्ट्रक्चर बना दिए, हमने क्या बना दिए हैं, ऐसे राउंड राउंड स्ट्रक्चर बनाए. तो अब इनकी स्पर्मेटिड की हमें भाई शेप चेंज करनी है. क्या करनी है, शेप चेंज करनी है, जिसे बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस. देखो, The spermatid are transformed into spermatozoa और sperms. ये spermatid जो हैं they will be transformed into इस shape में, जिन्हें हम कहते हैं spermatozoa. क्या कहेंगे बेटा, sperm by the process spermiogenesis. कौन सी प्रोसेस से, स्पर्मियोजेनेसिस. द स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ और द स्पर्म बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस. आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, ये स्पर्मियोजेनेसिस, शेप चेंज हो गई है स्पर्म की. अब क्या करेंगे, ये स्पर्म अपना हेड जो है वो ले जाएंगे, और जो बीच में ये सर्टोली सेल्स प्रेजेंट थे, ये देखो, ये इसके अंदर एम्बेड कर देते हैं टू ऑब्टेन द न्यूट्रिशन. आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस द स्पर्म हेड इट बिकम embedded in the Sertoli cells, and finally यहां से न्यूट्रिशन लेके they are finally released from the seminiferous tubule by the process called spermiation. Ultimately जो seminiferous tubule जो है वहां से लीव कर जाते हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मिएशन. फिर से पढ़ेंगे इस लाइन को. आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस होने के बाद the sperm head become embedded into the Sertoli cells and they are finally released from the seminiferous tubule into the, कहां जाते हैं बेटा, seminiferous tubule से बाहर निकल के रेटेटेस्टिस में जाते हैं. ठीक है, finally released from the seminiferous tubule by the process called as the spermiation, जिसे क्या कहा जाता है, स्पर्मिएशन. क्लियर है ये बात. चलो, ये हमने पढ़ लिया. अब हम कर लेते हैं इसका हार्मोनल कंट्रोल. तो सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस जो है कब स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है. क्यों स्टार्ट होती है भाई प्यूबर्टी पे, बिकॉज प्यूबर्टी पे क्या होता है, देयर इज सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, दैट इज GnRH फ्रॉम द हाइपोथैलेमस. ठीक है, अब ये GnRH जो है क्या है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, बता दिया, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है. द इंक्रीज लेवल ऑफ द GnRH देन एक्ट एट द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. ये कहां पर जाता है, ये जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी
ग्लैंड के पास और उसको कहता है कि तुम दो हार्मोन रिलीज करो जरा, कौन से, एफएसएच एंड एलएच। इन्हें क्या कहा जाता है, गोनेडोट्रोपिन्स कहा जाता है, ठीक है। सो एंटीरियर पिट्यूटरी एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ टू गोनेडोट्रोपिन, दैट इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज एफएसएच, ठीक है बेटा। अब जो एलएच है, एल से याद रखेंगे, एलएच जो है लेडी सेल, जो इंटरस्टिशियल सेल्स से उन पर जाकर एक्ट करेगा और उनको बोलेगा कि तुम जरा टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर दो, ठीक है। एलएच एक्ट एट द लेडी सेल्स एंड स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ द एंड्रोजन। एंड्रोजन आप हम कौन सा लेकर चल रहे हैं यहाँ पे, टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड्रोजन क्या करेगा, उन स्पर्मेटोगोनिया को बोलेगा कि चलो अब स्पर्मेटोजेनेसिस करो, तुम स्पर्म बनाओ, ठीक है। जो एफएसएच है, इट विल एक्ट ऑन द सर्टोली सेल्स, जो बीच में ट्रायंगुलर सेल्स थे उनके ऊपर एक्ट करेगा एंड स्टिमुलेट द, और सर्टोली सेल्स को कहेगा कि तुम कुछ ऐसे फैक्टर्स रिलीज करो जिससे कि जो स्पर्मेटिड बना है वो अपनी शेप चेंज कर ले, मतलब स्पर्मियोजेनेसिस करे। स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स व्हिच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि स्पर्मियोजेनेसिस जो है किसकी हेल्प से हुई, सर्टोली सेल्स की हेल्प से, तो एसएस से आप ये याद रखोगे बेटा, लेडी सेल से रिलीज होता है एलएच, जो कि क्या करता है, क्या बोला मैंने, नहीं, जो एलएच है वो लेडी सेल पर आकर काम करता है और वहां से रिलीज करवाता है एंड्रोजन दैट इज टेस्टोस्टेरोन, दो जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। क्लियर है इतनी बात, चलो। अब जो स्पर्म बना है, जो मेल स्पर्म जो एक अपनी शेप चेंज करने के बाद बना है, उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लेट अस नाउ एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। सो इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, सिंपल सी बात है, कंपोज्ड ऑफ द हेड, ये जो ऊपर वाला पार्ट है दिस इज हेड, ये क्या है बेटा, बीच वाला, ये वाला, ये है नेक, ये पार्ट हो जाएगा मिडल पीस और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा, ठीक है। सो द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द हेड, मिडल पीस एंड हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल, मतलब एक स्पर्म के पास 4 पार्ट होते हैं, याद रखना कभी यही कंफ्यूज जाओ। कितने पार्ट्स हैं बेटा, 4 पार्ट्स, हेड, नेक, मिडल पीस, टेल, ठीक है। अब द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एनवेलप द होल ऑफ द स्पर्म, बाहर की साइड क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। जो स्पर्म हेड होता है इट कंटेन अ वेरी लार्ज न्यूक्लियस, ये क्या है, एक न्यूक्लियस कंटेन होता है, और न्यूक्लियस कहता है कैसा होता है, हैप्लॉइड एन, ठीक है। द स्पर्म हेड कंटेन, देखो, द स्पर्म हेड contain an elongated haploid nucleus, the anterior portion of which is covered by a cap like structure जिसे कहा जाता है एक्रोसोम, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है एक्रोसोम, और इस एक्रोसोम के पास क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स जिसे कहा जाता है स्पर्म लाइसिन्स, जिसे कहा जाता है स्पर्म लाइसिन। स्पर्म लाइसिन के अंदर मेन एंजाइम्स कौन से होते हैं, हाइलोनिडेज होता है, कोरोना जो कोरोना की लेयर हम करेंगे आगे, कोरोना रेडिएटा, उसको पेनिट्रेट करने के, उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम है, जोना पेलुसिडा को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम है दैट इज एक्रोसिन। बहुत सारे एंजाइम होते हैं जिनको हम टोटल एक साथ कह देते हैं स्पर्म लाइसिन। So this acrosome is filled with the enzyme, जो acrosome है it is filled with enzyme, क्यों भाई, for the fertilization of ovum। जब ये sperm जाएगा ovum के पास, egg के पास, तो उसको, ओवम है, ये ओवम है, इसके पास जब स्पर्म आएगा तो अपने आप एंटर नहीं कर पाता है, ये क्या करता है, अपने हेड से एंजाइम रिलीज करेगा, वो एंजाइम इसकी वॉल को डाइजेस्ट करेंगे और स्पर्म जो है वो कहाँ चला जाएगा बेटा, अंदर चला जाएगा, ठीक है। सो जो मिडल पीस, अगर आप नेक की बात करो, नेक पे आप कह सकते हो कि इसके पास होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ठीक है। जो मिडल पीस है, मिडल पीस के पास क्या होता है, बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होता है, स्पाइरल शेप में होता है, और इस माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है नेबर कर्न, ठीक है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारा है, क्यों है भाई, क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर द सोर्स ऑफ द स्विमिंग, स्विमिंग कर सके इसलिए, ठीक।
which produces energy for the movement of the tail that facilitate the sperm motility essential for the fertilization. sperm अगर मूव ही नहीं करेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा, और उसको मूव करने के लिए मतलब मोटाइल होने के लिए उसको एनर्जी चाहिए. वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? जो इस मिडल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है. जो ह्यूमन मेल है वो एक इंसेमिनेशन के अंदर, एक इजैक्यूलेशन के अंदर कितना स्पर्म रिलीज करता है या कितना सीमेन रिलीज करता है? बेसिकली द ह्यूमन मेल इजैक्यूलेट 2 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग अ क्वाइटस, ऑफ विच एक नॉर्मल फर्टिलिटी होने के लिए, एक नॉर्मल जो फर्टाइल मेल होता है, उस 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स के अंदर 60% स्पर्म ऐसे होने चाहिए जिनके पास नॉर्मल शेप और साइज हो. 60%, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स में 60% स्पर्म तो ऐसे होने ही चाहिए जिनकी नॉर्मल शेप और साइज हो, और उस 60% में से भी 40% ऐसे होने चाहिए जिनके पास विग्रस मोटिलिटी हो, मींस जिनको जो मूवमेंट है जिनकी वो बहुत ज्यादा फास्ट हो. Clear? Next, sperm released from the seminiferous tubule, they are transported by the accessory ducts. Secretions of the epididymis, vas deferens, seminal vesicle and prostate are essential for the maturation and motility of the sperms. किस किस की secretion बेटा याद रखना है ये point. Secretion of epididymis, vas deferens, तो हमने छोड़ी है यहाँ पे रेटिटेस्टिस और वासा डिफरेंशिया का काम नहीं, बात नहीं की है. कहाँ से स्टार्ट किया? एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड आर एसेंशियल फॉर द मैच्यूरेशन एंड द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म. द सेमाइनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट द सीमेन. सेमाइनल प्लाज्मा जो है, द सेमाइनल प्लाज्मा along with the sperm they constitute the semen. The function of the male sex accessory glands and the ducts, they are maintained by the testicular hormone that the टेस्टोस्टेरोन. देखो बेटा जितनी भी ये ग्लैंड्स हैं, डक्ट्स हैं, इनके नॉर्मल फंक्शन करें, इसका काम, इसको जो है मेंटेन करने का काम किसका होता है? एंड्रोजन का, दैट इज टेस्टोस्टेरोन का. क्लियर? तो ये हो गई पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस विद द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म. आई होप सबको क्लियर होगी ये बात. चलो नेक्स्ट है आपका oogenesis. नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज oogenesis, मींस फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गैमेट. सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर फीमेल गैमेट इज नोन एज द oogenesis. मैच्योर फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन को ही हम क्या कहते हैं? oogenesis कहते हैं, विच इज मार्केडली डिफरेंट फ्रॉम द स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस से डिफरेंट है. कैसे है? देखो स्पर्मेटोजेनेसिस की जब हमने बात की बेटा, तो मैंने आपको बोला कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है इट स्टार्ट्स एट द प्यूबर्टी, वो प्यूबर्टी पर ही स्टार्ट होती है. बट अगर oogenesis की बात करो तो oogenesis जो है वो स्टार्ट हो जाती है बिफोर द बर्थ ऑफ द फीमेल चाइल्ड. बच्ची का जन्म नहीं हुआ है, इनसाइड द मदर वोम जो है oogenesis स्टार्ट हो जाती है. दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द गैमेटोजेनेसिस. ठीक है? So oogenesis is initiated during the embryonic developmental stage when a couple of million gamete, that is mother cell oogonia, are formed within the each fetal ovary. ठीक है? जब बच्चे का जन्म भी नहीं होता तब से पहले ही उसमें क्या हो जाता है? मदर सेल्स, मदर जर्म सेल, जैसे मेल के अंदर मेल जर्म सेल थे जिस पर मेटोगोनिया कहा था, ऐसे ही फीमेल्स के अंदर ओवरी के अंदर मिलते हैं फीमेल जर्म सेल्स या मदर जर्म सेल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं? oogonia. ठीक है? जितने भी ये oogonia बनने थे वो बिफोर बर्थ बन चुके होते हैं. बर्थ होने के बाद उसके अंदर कोई भी और oogonia या मदर जर्म सेल्स ऐड नहीं हो सकते हैं. तो नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर द बर्थ. अभी हम अंदर की बात करें, जब बच्चे का बर्थ नहीं हुआ है, these cells start division and they enter into the prophase 1 of the meiotic division and get temporarily arrested at that. ये जो मदर oogonia cells हैं इनके अंदर meiosis 1 स्टार्ट हो गई, इनके अंदर meiosis 1 स्टार्ट हो गई है और इन्होंने बना दिया है प्राइमरी oocyte. क्या बना दिया बेटा? प्राइमरी oocyte, जिसके अंदर meiosis 1 स्टार्ट हो गई थी, बट फिर वो अरेस्ट हो गई. कहाँ अरेस्ट हुई? इन द प्रोफेज 1 ऑफ द meiosis 1. सो
में क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी oocyte। ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाय, हर एक जो प्राइमरी oocyte है, मान लो ये एक प्राइमरी oocyte थी जिसके अंदर जो मियोसिस 1 है, इट इज अरेस्टेड एट द प्रोफेज 1 ऑफ द मियोसिस 1, देन इट गेट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ सेल जिसे बोलते हैं हम ग्रेनुलोसा सेल। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है फॉलिकल, और क्योंकि बीच में अंदर क्या है, प्राइमरी oocyte है, तो ये प्राइमरी फॉलिकल हो गया। तो क्या है बेटा, each primary oocyte that get surrounded by the layer of the granulosa cells and it is called as the primary follicle. A large number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty. देखो जब बच्चे का बर्थ होता है तो यहाँ पे मिलियंस के अंदर ये प्राइमरी फॉलिकल्स होती हैं, बट जैसे ही बर्थ होता है और जब तक जो बच्ची है प्यूबर्टी तक पहुंचती है तो बहुत ज्यादा डीजनरेशन हो चुका होता है, अट्रीजिया इसे कहते हैं, फॉलिक्यूलर अट्रीजिया हो जाता है, और लास्ट में हर एक ओवरी के अंदर 60 से 80 हजार प्राइमरी फॉलिकल ही बचते हैं। एक ओवरी में 60 से 80 हजार, दूसरी ओवरी में 60 से 80 हजार प्राइमरी फॉलिकल्स दे आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। द प्राइमरी फॉलिकल्स देन गेट सराउंडेड। अब क्या होगा, प्यूबर्टी आ गई, अब क्या हुआ बेटा, प्यूबर्टी आ गया। प्यूबर्टी पे क्या होगा, प्यूबर्टी पे होगा कि FSH और LH रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स मीन वो FSH ओवरी पे आएंगे और इस फॉलिकल पर एक्ट करेंगे, ठीक है। आए, इसके ऊपर किसने एक्ट किया बेटा, FSH और LH एक्ट करना शुरू किए। तो ये प्राइमरी फॉलिकल जो है इट विल कन्वर्ट इनटू द सेकेंडरी फॉलिकल, मतलब बाहर की ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं इनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा, और जो अंदर मियोसिस अरेस्ट थी प्रोफेज 1 पर वो भी अब स्टार्ट हो गई है। So the primary follicle will then get surrounded by the more layer of the granulosa cells and a new theca। उसके अलावा इसके मान लो कि यहाँ पर बहुत सारे सेल्स भी बन जाते हैं, एंड इट ऑल्सो गेट सराउंडेड बाय अ न्यू थीका लेयर। अब इस स्ट्रक्चर को हम कह देते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। नाउ द सेकेंडरी फॉलिकल सून, secondary follicle है, it soon transform into the tertiary follicle which is characterized by the fluid filled cavity that is antrum। अब ये जो आपका secondary follicle था it will convert into this structure जिसे कहा जाता है tertiary follicle, और इस tertiary follicle के आप देखोगे यहाँ पर एक cavity present है जिसे कहा जाता है antrum, ठीक है। जो बाहर की मैंने बताई थी थीका लेयर वो भी डिवाइड हो जाती है, थीका की भी 2 लेयर बन जाती है, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। क्या बन जाएगी, थीका इंटरना और आउटर वाली थीका एक्सटर्ना। It is important to draw your attention that this is at this stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grow in size and completes its meiotic division। tertiary follicle के अंदर जो है primary oocyte जो था आपका उसने meiosis 1 complete कर ली है and result into the और ये कैसी होती है, unequal division होती है। वहां पर एक large तो haploid secondary oocyte बनता है और एक छोटी सी टाइनी पोलर बॉडी बन जाती है, ठीक है। अब क्या होगा, जो सेकेंडरी oocyte है इट रिटेन द बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में क्योंकि देखो मान लो कि ये प्राइमरी oocyte थी, इसके अंदर डिवीजन हुई, एक तो छोटी सी तो ये टाइनी पोलर बॉडी बनी, और यहाँ पर ये बड़ी सारी क्या बन गई है, सेकेंडरी oocyte बन गया है, ठीक है। और ये क्या था, सेकेंडरी oocyte जो है अब क्या है बेटा, ये अभी तक क्या चल रहा था, 2n चल रहा था, ये हो गया n, ठीक है। अब इस पोलर बॉडी का क्या होता है ये अभी तक किसी को क्लियर है नहीं। उसके बाद द टर्शियरी फॉलिकल जो है इट फर्दर चेंजेस इनटू द मैच्योर फॉलिकल जिसे कहा जाता है ग्राफियन फॉलिकल। ये जो सेकेंडरी oocyte है, अब ग्राफियन फॉलिकल इसमें क्या होगा, जो सेकेंडरी oocyte बनी है इसके अराउंड एक मेम्ब्रेन बन जाती है जिसको हम कहते हैं जोना पेलुसिडा, जो कि क्या होती है, ए सेल्यूलर। जोना पेलुसिडा जो कि क्या है, ए सेल्यूलर है, ठीक है। द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर। अब बाद में क्या होगा, क्या होता है बेटा, जो ग्राफियन फॉलिकल है, ये देखो ये थी ग्राफियन फॉलिकल, इच रप्चर टू रिलीज द ओवम। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया है, ओव्यूलेशन हो गया, ओवम रिलीज हो गया। उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल जो है इट कन्वर्ट्स इनटू दिस कॉर्पस ल्यूटियम। इसमें कन्वर्ट हो जाती है कॉर्पस ल्यूटियम में, और ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है क्या सीक्रेट करता है, इट सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन,
क्या सीक्रेट करता है बेटा? प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है। क्लियर है? कॉर्पस ल्यूटम अल्टीमेटली चेंज हो जाता है किस में? कॉर्पस एल्बिकैंस में। किस में चेंज होता है? कॉर्पस एल्बिकैंस। आई होप ये क्लियर है सबको, इतनी बात क्लियर है बेटा? तो चलो, ये जो हमने पूरी प्रोसेस की है ना स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis को, इसको एक ग्राफ की फॉर्म में आपकी बुक में दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। फर्स्ट स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पर ही स्टार्ट होती है। पहले क्या था? स्पर्मेटोगोनिया, उसके अंदर माइटोसिस हुई तो क्या बना बेटा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। ठीक है, क्या बना? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि अभी 2n है। इसके अंदर पहली मियोटिक डिवीजन हुई, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना जो कि n है, उससे बना स्पर्मेटोटिड, और फिर बन गया स्पर्मेटोजोआ। मींस यहां पर हो रही है स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस किसकी हेल्प से होती है? सर्टोली सेल्स की हेल्प से। इतनी बात क्लियर है? oogenesis के अंदर अगर हम देखेंगे, ये तो बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो गया। देखो लिखा हुआ है फीटल लाइफ। ठीक है, ऊगोनिया था, उसमें माइटोसिस हुई तो प्राइमरी oocyte बना जो कि 2n है। इस प्राइमरी oocyte के अंदर मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हुई है, बट पूरी नहीं हुई, प्रोफेज 1 में ही अटक गई। ठीक है, तो जैसे ही बर्थ हुआ, चाइल्डहुड हुई, बहुत सारे जो फॉलिकल्स थे, प्राइमरी फॉलिकल, वो डिस्ट्रॉय हो गए, जिसे कहते हैं फॉलिकुलर अट्रीजिया। अब उस बच्ची के अंदर आई प्यूबर्टी। प्यूबर्टी आते ही विद द हेल्प ऑफ द FSH एंड LH, जो प्राइमरी स्पर्मेट oocyte था, इट कन्वर्ट्स इनटू सेकेंडरी oocyte। जो है वो किसमें कन्वर्ट हुआ बेटा? सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में ही उसका क्या होता है? ओव्यूलेशन। ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte जो है अपने अराउंड बना लेता है क्या? जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडियाटा सेल्स की एक लेयर, और इसी फॉर्म के अंदर ये रिलीज हो जाता है। और कहाँ आ जाता है? फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में कहाँ आ गया? मान लो इनफंडिबुलम से होता हुआ एम्प्यूला में आ गया। अगर उसे एम्प्यूला में, अगर इस सेकेंडरी oocyte को एम्प्यूला में मिल गया स्पर्म, इसे मिल गया स्पर्म, तो जो इसकी सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन थी, जो कि मेटाफेज 2 पे ब्लॉक हो जाती है। समझ रहे हो? सेकेंडरी oocyte के अंदर भी मियोसिस कंप्लीट नहीं हुई है, वहां पर मेटाफेज 2 के अंदर जो है वो स्टॉप अरेस्ट हो जाती है। अगर इसको स्पर्म मिलेगा तब वो मियोटिक 2 जो है वो कंप्लीट करेगी, एंड दिस सेकेंडरी oocyte विल कन्वर्ट इनटू ओवम, और यू कैन से ooted। ठीक है, क्या बनेगा? ooted। अब इस ooted और इस स्पर्म की होती है फ्यूजन। मतलब बेसिकली क्या है, जब सेकेंडरी oocyte को स्पर्म मिलता है ना, तब ये पूरा क्या बनता है? ओवम बनता है। बाद में स्पर्म का न्यूक्लियस और ये जो ooted बना है, इसका न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और क्या बन जाता है? जाइगोट। आगे करेंगे। क्लियर बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis हो गया हमारा। चलो, अब एक तो बात होती है कि भाई स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, oogenesis हो रही है, अगर उस ओवम को स्पर्म मिल गया तो फर्टिलाइजेशन हो गई। लेकिन क्या हर बार ऐसा होगा? नहीं होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो फिर फीमेल के अंदर तो हर मंथ जो है क्या रिलीज होते हैं? ये ओवम रिलीज होते हैं। तो उस ओवम का होता क्या? वो तो एम्प्यूला में आएगा, इस्थमस में आएगा, यूट्रस में भी आएगा। और हर मंथ जो है फीमेल की यूट्रस खुद को तैयार करती है कि शायद अब फर्टिलाइजेशन हो जाए और मुझे इम्प्लांटेशन करनी पड़ी। मतलब वो जो छोटा सा एम्ब्रियो बनकर आ रहा है, उसे मुझे अटैचमेंट देनी पड़े, उसे मुझे सपोर्ट करना पड़े। तो इसलिए हर मंथ जो यूट्रस है फीमेल की, वो प्रिपेयर करती है खुद को फॉर द इम्प्लांटेशन। बट ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, उस केस में क्या होता है? उस केस में होती है बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज मेंस्ट्रुएशन। जो हर एक फीमेल को आफ्टर प्यूबर्टी के बाद जो ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाता है, दैट इंक्लूड्स योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, देखो हम एक इसको काम करते हैं, हम इसको पढ़ने से पहले हम इसका पूरा एक ग्राफ देख लेते हैं, आपको ग्राफ से ज्यादा समझ आएगा। देखो, फीमेल जो है उसके अंदर प्यूबर्टी आ गई बेटा। ठीक है, फीमेल के अंदर प्यूबर्टी आ गई, ये उसकी ओवरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओवरी के अंदर अभी क्या है? दिस इज द, ये कह देती हूं मैं, ये क्या है? प्राइमरी फॉलिकल है। दिस इज प्राइमरी फॉलिकल। मान लो कि प्यूबर्टी हुई, प्यूबर्टी पे क्या होगा? जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो FSH और LH सिक्रीट करना शुरू करता है। उसने FSH और LH सिक्रीट करना शुरू किया, तो धीरे धीरे ये प्राइमरी बन गया, सेकेंडरी में, टर्शरी में, और ये है आपका ग्राफियन फॉलिकल, दैट इज द मैच्योर, दैट इज मैच्योर। तो धीरे धीरे क्या होता है? इनकी ग्रोथ होती रहती है डे बाय डे।
एक जो एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 दिन की होती है बेटा, कितने दिन की? 28 दिन की। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुई, इन फॉलिकल्स की ग्रोथ हुई। 14th डे पर जाकर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोनों का लेवल खतरनाक इंक्रीज हो जाता है, और इसे हम एलएच का हार्मोन कुछ ज्यादा इंक्रीज होता है, जिसे कहा जाता है एलएच सर्ज। जिसे क्या कहा जाता है? एलएच सर्ज। साथ साथ में एस्ट्रोजन का भी लेवल इंक्रीज होता है। किसका? एस्ट्रोजन। देखो, जब फॉलिकल जो डेवलप कर रही थी तो इन्होंने बनाना शुरू कर दिया था। फॉलिकल के जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं वो सिक्रीट करते हैं क्या? एस्ट्रोजन। क्या सिक्रीट करते हैं? एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन क्या करता है? जो यूट्रस है ना, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है उसकी ग्रोथ करवाना शुरू करता है। एंड ये जो एस्ट्रोजन है वो इस यूट्रस की एंडोमेट्रियम पे आता है और उसकी ग्रोथ करवाता है। तो ये सब एक साथ चल रहा है। यहाँ से लेवल बढ़ा तो फॉलिकल्स की ग्रोथ होनी शुरू हुई। फॉलिकल्स की ग्रोथ हुई तो एस्ट्रोजन रिलीज किया उन्होंने। एस्ट्रोजन रिलीज किया तो जो एंडोमेट्रियम है, यूट्रस की लाइनिंग है, उसको उन्होंने ग्रोथ करवानी शुरू कर दी। 14th डे पे क्या हुआ? ये हार्मोन का लेवल बहुत ही बढ़ गया। कौन से? एफएसएच, एलएच एंड एस्ट्रोजन, इनका लेवल बढ़ा और इस ग्राफियन फॉलिकल थी, जो मैच्योर फॉलिकल, उसके अंदर हो गई ओव्यूलेशन। कौन से डे पर हुई बेटा? 14th डे पर होती है ये। कब होती है? 14th डे ऑफ द 28 डे मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ये निकल गया ओवम। ये निकल गया ओवम। ये तो ओवम तो यहाँ से जो सेकेंडरी oocyte की फॉर्म है ये निकल के भाग गया। ये चला गया कहाँ? फेलोपियन ट्यूब के पास। अब पीछे क्या रह गया? पीछे रह गया ये कॉर्पस ल्यूटियम। क्या रह गया बेटा? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम अब सिक्रीट करना शुरू करता है क्या? प्रोजेस्टेरोन। देख रहे हो ये जो पिंक लाइन, जो अभी तक प्रोजेस्टेरोन कहीं कुछ हो ही नहीं रहा था, अब ये इंक्रीज कर गया। अब ये प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज करता है बेटा। आपकी बुक में दिया हुआ है कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरोन, बट आप याद रखोगे कि साथ में वो एस्ट्रोजन भी रिलीज करता है। तो एस्ट्रोजन भी जो थोड़ा सा कम हो गया था वो फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। एक एस्ट्रोजन, इस पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर एक एस्ट्रोजन ही ऐसा है जो 2 बार पीक शो करता है। सो यू कैन राइट एस्ट्रोजन जो है शोज पीक 2 टाइम्स। एस्ट्रोजन जो है वो 2 बार पीक शो करता है। इट शोज पीक 2 टाइम्स पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो क्या हुआ? ये प्रोजेस्टेरोन जो रिलीज होता है ये और भी ज्यादा ग्रोथ करवाता है इसकी, किसकी? एंडोमेट्रियम की। क्योंकि अब यहाँ पर क्या हो चुका है? सेकेंडरी oocyte रिलीज हो चुका है। अगर उसको स्पर्म मिल गया, अगर फर्टिलाइजेशन हो गई, तो वो आएगा और इस एंडोमेट्रियम पर आकर क्या कर लेगा? इम्प्लांटेशन कर लेगा, अटैच हो जाएगा। बट तो नहीं मिला, उस सेकेंडरी oocyte को मिला ही नहीं स्पर्म, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, फ्यूजन नहीं हुई। फ्यूजन नहीं हुई तो धीरे धीरे क्या होगा? जो ये कॉर्पस ल्यूटियम है इसका साइज छोटा होना शुरू हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज द रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम। जैसे जैसे कॉर्पस ल्यूटियम का साइज कम होगा वैसे वैसे देखो प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी कम हो गया, एस्ट्रोजन का भी कम हो गया। जब दोनों का ही लेवल कम हो जाता है तो बेचारी ये जो तुमने इतनी बना दी थी एंडोमेट्रियम, उसको मेंटेन करने के लिए कोई नहीं रहता। कोई नहीं रहता, 28 दिन तक कोई नहीं रहा, तो क्या होता है? फिर इसका हो जाता है ब्रेकडाउन। इसका हो जाता है ब्रेकडाउन, और जब एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होता है तब होता है ब्लीडिंग फेज स्टार्ट। तो कोई भी जब आप 28 दिनों की एक मेंस्ट्रुअल साइकिल लेते हो तो आप क्या कहते हो? 1 से लेकर 5 दिन तक क्या चलता है बेटा? ब्लीडिंग फेज। दिख रहा है ये रेड, जिसको हम कहते हैं मेंसेस। ठीक है, तो हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में 1 से लेकर 5 दिन तक चलता है ब्लीडिंग फेज, दैट इज द मेंस्ट्रुएशन फेज। ठीक है, टाइम पे ब्लीडिंग होती है। ये एंडोमेट्रियम जो है सारी इट इज स्लफ्ड ऑफ, शेड ऑफ हो जाती है। जैसे ही ये कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस होना शुरू होता है वैसे वैसे फिर से एफएसएच और एलएच रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया। तो अब आपको याद रखना है कि एफएसएच और एलएच का सिक्रीशन डिपेंड करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल में। अगर ब्लड के पास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई है तो वहां से एफएसएच और एलएच रिलीज नहीं होंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है? ठीक, ओके, क्लियर। साथ में आपको याद रखना है कि जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं ये यहां पर रिलीज करते हैं इनहिबिन। क्या रिलीज करते हैं? इनहिबिन। वो इनहिबिन भी जो है एफएसएच और एलएच की सिक्रीशन को बंद करवाता है। तो जब वो ग्रैनुलोसा सेल्स ही खत्म हो गए, कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस कर गया, तो इनहिबिन भी रिलीज होगा। आई होप सबको क्लियर होगा। चलो अब देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। तो बेटा
Menstrual cycle. The reproductive cycle in the female primates, that is monkeys, apes and human beings, is called the menstrual cycle. The first menstruation, जब पहली बार menstruation होती है उसे बोला जाता है menarche. क्या बोला जाता है? मेनार्क. और एक एज पे 45 to 55 की ईयर की एज पर जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है हर फीमेल के अंदर, और उस कंडीशन को बोला जाता है मीनोपोज. ठीक है. सो इन ह्यूमन फीमेल द मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इन इंटरवल ऑफ 28 to 29 डे. मेंस्ट्रुएशन मीन्स ब्लीडिंग. ब्लीडिंग जो है वो रिपीट होती है हर 28 दिन के बाद. एंड द साइक्लिक इवेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द फ्रॉम फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल. एक बार आज ब्लीडिंग हुई, 28 दिन के बाद दोबारा ब्लीडिंग हुई, जो बीच का दैट फेज है दैट इज नोन एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल. वन ओवम इज रिलीज्ड या ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच साइकिल. मिडल ऑफ ईच साइकिल मीन्स बेटा 14th डे पे एक ओवम रिलीज होता है. ठीक है. डिपेंड करता है, जैसे 28 दिन की साइकिल है तो 14th डे पे हो जाएगा, बीच में होना है. 29 दिन की है तो थोड़ा एक बढ़ा दो, 15 वाले दिन पे कर दो. ठीक है. सो द मेजर साइक्लिक इवेंट्स आर शोन इन द फिगर, हम कर चुके हैं. द साइकिल जो है इट ऑलवेज स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज व्हेन देयर इज मेंस्ट्रुअल फ्लो मींस ब्लीडिंग फ्लो एंड इट लास्ट फॉर 3 से 5 दिन तक रहता है. The menstrual flow जो है it result due to the breakdown of the endometrial lining of the uterus and its blood vessels which form the liquid that comes out through the vagina. कहाँ से कम आता है बेटा? vagina से. Menstruation occur only if the released ovum is not fertilized. अगर fertilization नहीं हुई तो menstrual cycle हो जाएगी. Lack of menstruation may be indicated of pregnancy. अगर किसी को time पे menstrual cycle bleeding नहीं हुई then it can indicate प्रेगनेंसी. हाउएवर ये भी हो सकता है कि कोई और अंडरलाइंग कॉज हो, लाइक स्ट्रेस हो, पुअर हेल्थ हो, एक्सेट्रा. ठीक है. तो जो आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय, जो मेंस्ट्रुअल फेज है इट, तो बेटा उसके बाद क्या होगा देखो, अगर मैं ब्लीडिंग फेज है तो नहीं होगा. अगर ब्लीडिंग फेज तो प्रेगनेंसी हो सकती है, नहीं तो ड्यू टू पुअर हेल्थ और स्ट्रेस की वजह से हो सकता है. ठीक है. चलो, तो ब्लीडिंग फेज हो गया 3 से 4 दिन के बाद. उसके बाद क्या आएगा? द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिक्यूलर फेज. अब कौन सा फेज आएगा बेटा? फॉलिक्यूलर फेज. आपको याद रखना है, फॉलिक्यूलर मतलब प्रोलिफरेटिव. ठीक है. फॉलिक्यूलर फेज जो है इसको हम प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं. मींस प्रोलिफरेट होना, किसी चीज का बढ़ना. फॉलिक्यूलर, फॉलिकल्स की यहाँ पे ग्रोथ होगी. मींस प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड ग्राफियन. During this phase, the primary follicle in the ovary grow to become a fully mature Graafian follicle and simultaneously, simultaneously मतलब साथ में the endometrium of uterus is regenerate through proliferation. जो endometrium है वो भी क्या होती रहेगी? रीजनरेट होगी. रीजनरेट मतलब बेटा देखो, मेंस्ट्रुअल फेज में क्या था, जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थी वो सारी शेड ऑफ हो गई थी, अब वो दोबारा से बनना शुरू होगी. दैट इज, इसलिए उसको बोला साइमल्टेनियसली रीजनरेटेड थ्रू proliferation. ठीक है. These changes in the ovary and the uterus are induced by the changes in the level of the pituitary and the ovarian hormone. मतलब pituitary hormone कौन सा बेटा? FSH और LH. और ovarian hormone कौन सा? जैसे जैसे वो follicles डेवलप कर रही हैं, ग्रोथ कर रही हैं, वैसे वैसे वो रिलीज कर रही हैं एस्ट्रोजन. ठीक है. The secretion of gonadotropin, that is LH and FSH, increases gradually during the follicular phase and stimulate follicular development as well as secretion of estrogen by the Graafian follicle. मैम ने सब बता दिया आपको. ठीक है. Both LH and FSH they attain a peak level at the 14th day, means middle of the cycle. Rapid secretion, एकदम से LH का secretion बढ़ जाएगा जिसे कहा जाता है LH surge. और ये क्या करवाता है? It causes the rupture of the Graafian follicle, thereby releases the ovum, and that process is known as the ovulation. Clear? Now the ovulation, or you can say the ovulatory phase, is followed by the luteal phase, and this luteal phase को हम और क्या बोलते हैं? It is also called as the secretory phase.
सिक्रीटरी फेज क्यों बोलेंगे बेटा? क्योंकि यहाँ पर जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम है वो सिक्रीट कर रहा है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है? वो एंडोमेट्रियम की ग्रोथ भी करवा रहा है और उसको मेंटेन भी कर रहा है, ठीक है। सो द कॉर्पस ल्यूटियम जो है इट सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन विच इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। सो द क्वेश्चन बन गया ना यहाँ पर, द हार्मोन विच इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम इज प्रोजेस्टेरोन। सच एन एंडोमेट्रियम is necessary for the implantation of the fertilized egg। हर बार जो है एंडोमेट्रियम खुद को प्रिपेयर करती है कि कहीं फर्टिलाइजेशन ना हो जाए, एक फर्टिलाइज जो है जाइगोट ना आ जाए मेरे पास, एक एम्ब्रियो ना आ जाए मेरे पास और मुझे उसको इम्प्लांट ना करवाना पड़े, ठीक है, इसलिए वो खुद को तैयार करके रखती है भाई, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे ऑल द इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। अगर प्रेगनेंसी हो गई, अगर फर्टिलाइजेशन हो गई, फ्यूजन हो गई, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती है। जितने भी हम इवेंट्स की बात करें ये सब पे हो जाएगा फुल स्टॉप। इन द एब्सेंस ऑफ द फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजेनरेट कर जाती है। दिस कॉजेज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, इससे एंडोमेट्रियम भी टूट जाएगी और क्या हो जाएगा? मेंस्ट्रुएशन दैट इज ब्लीडिंग फेज। बेटा समझना है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर आपके ये चारों फेज इंक्लूड होंगे, दैट इज मेंस्ट्रुएशन, ब्लीडिंग फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड सिक्रीटरी और यू कैन से द ल्यूटियल फेज, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल इज पूरी। मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है ब्लीडिंग होना, जो कि पहले 1 से 4 या 5 दिन तक होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था अराउंड 50 ईयर ऑफ एज जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है इट सीजेस और इट स्टॉप्स, दैट इज नोन एज द मीनोपॉज, जिसे क्या कहते हैं? मीनोपॉज कहते हैं। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ द नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड बिटवीन द मेनार्क एंड द मीनोपॉज। तो ये जो आपकी रिप्रोडक्टिव साइकिल है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इट स्टार्ट फ्रॉम द मेनार्क, दैट इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड पॉजेज एट द मीनोपोज। तो मिनार्क और मीनोपोज के बीच में जो है ये पूरी आपकी रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है चलती है। क्लियर बेटा? चलो, तो एक हमने सिनेरियो लिया कि ओवम बना था, उसको फर्टिलाइज नहीं किया, स्पर्म ने उसको फर्टिलाइज नहीं किया, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई, ठीक है। अब हम कह देते हैं कि जब ओवम बना था तो उसको स्पर्म मिल गया, तो अब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगी। अब क्या होगा बेटा? फर्टिलाइजेशन। सो ड्यूरिंग कॉपुलेशन, व्हाट इज कॉपुलेशन? इट इज क्वाइटस और यू कैन से द सेक्सुअल इंटरकोर्स, सीमेन इज released by the penis into the vagina of the female and that process is the insemination, जिसे क्या कहते हैं? insemination। the motile का मतलब क्या होता है? जो जिसके पास मोटिलिटी हो, जो चल सकता है। The motile sperm swims rapidly, pass through the cervix, enter into the uterus and finally reach the ampullary region of the fallopian tube। जो मैंने आपको कहा था कि फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन जो है स्पर्म और ओवम की वो कहाँ होती है? It occurs in the ampullary region of the fallopian tube, ठीक है। So the ovum released by the ovary is also transported to the ampullary region where fertilization take place। Fertilization can only occur if ovum and sperm are simultaneously reach to the ampullary region। Simultaneously मतलब एक साथ, जब ओवम और स्पर्म एक साथ एम्प्यूलर रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगी। एंड दिस इज द मेन रीजन कि हर बार सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है उससे फर्टिलाइजेशन नहीं होती। जरूरी नहीं है कि ऐसा सेम हो, क्योंकि ओवम तो 14th डे पे रिलीज होना है, हमने बोला था, ठीक है। तो जब जिस टाइम पे ओवम रिलीज हुआ उसके 24 घंटे के अंदर ही उसको स्पर्म मिलना चाहिए, मतलब वो उस 24 घंटे में ही एम्प्यूला में रहेगी, ठीक है। अगर उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन हुई तो चांसेस आर हाई, मतलब उस टाइम पे इंसेमिनेशन हुई, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, तो चांसेस आर हाई कि फर्टिलाइजेशन होगी, प्रेगनेंसी होगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। So this is the reason why not all copulation they lead to fertilization and the pregnancy। क्लियर है बेटा? चलो द प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होती है ऑफ द फ्यूजन, ये क्या था? देखो ग्राफियन फॉलिकल जो था ना, मैंने कहा था कि उसके अंदर क्या क्या रिलीज होगा, तो ये था आपका ओवम। बाहर जो ये पिंक कलर की लाइन दिख रही है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं?
पेरीविटलाइन स्पेस, पिंक कलर की लाइन क्या है बेटा, पेरीविटलाइन स्पेस, उसके अराउंड जो डार्क ग्रीन कलर है दैट इज जोना पेलुसिडा, एंड जोना पेलुसिडा इज ए सेल्यूलर, एक तो ए सेल्यूलर है और दूसरा क्या होता है, इट हैज स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर्स, इट हैज स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर्स जिन्हें हम कहते हैं ZP3। बेसिकली जोना पेलुसिडा ए सेल्यूलर ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, इसके पास ये प्रोटीन्स होते हैं ZP1 2 3, जिसमें जो ZP3 है वो एक्ट करता है एज द स्पर्म बाइंडिंग, मतलब स्पर्म को बाइंड करने के लिए इसके पास जो है रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर ही जो है रिलीज होता है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, ठीक। तो द प्रोसेस ऑफ fusion of the sperm with an ovum is called the fertilization. During fertilization, a sperm comes in contact with the zona pellucida of the ovum and induce changes in the membrane that block the entry of the additional sperm. समझो बेटा, होता क्या है, जो ये आपका ओवम है उसके नीचे यहाँ पर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे पड़े होते हैं क्या, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। सो दीज आर द कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। जैसे ही स्पर्म आता है और एक स्पर्म जो है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करता है, इस ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करता है, वैसे ही ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स एक्टिवेट होते हैं, ये रिलीज करते हैं कॉर्टिकल एंजाइम्स। वो एंजाइम्स क्या करते हैं, ये जो आपकी जोना पेलुसिडा है, ये जो जोना पेलुसिडा है, ये वाला जिसको मैंने डार्क किया है, ये जो जोना पेलुसिडा है बेटा, इसको कर देते हैं हार्ड, ठीक है। जोना पेलुसिडा को क्या कर देते हैं, हार्डन कर देते हैं, ताकि एक स्पर्म तो आ चुका है, कोई दूसरा स्पर्म ना आ जाए। तो जो कॉर्टिकल रिएक्शन होती है, इट एंश्योर्स मोनोस्पर्मी की, एक ही स्पर्म जो है इस ओवम को फर्टिलाइज करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। सो इट एंश्योर मोनोस्पर्मी एंड प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी मींस एक से ज्यादा स्पर्म किसी ओवम को फर्टिलाइज करते हैं, वो उसको रोकता है, हमारे पास नहीं होता है वो हमारे अंदर, ठीक है, क्लियर। So thus it ensure that only one sperm fertilize an ovum, that is monospermy. The secretions of the acrosome, देखो जो आपका मैंने आपको बताया था ना, जो ये होता है स्पर्म होता है, स्पर्म के हेड पे कैप लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज एक्रोसोम। एक्रोसोम के पास होते हैं बेटा स्पर्म लाइसेंस। स्पर्म लाइसेंस जो है क्या रिलीज करते हैं, हाइलोनिडेज, ठीक है। बाहर वाली ये जो सेल्स हैं, दीज आर द कोरोना सेल्स, कोरोना रेडिएटा सेल्स, इनको कोरोना डाइजेस्टिंग सेल्स होती हैं, इनको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम। हाइलोनिडेज मतलब जो ग्राउंड सब्सटेंस है उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम। जो ये जोना पेलुसिडा है, इसको भी तो पार करना है ना स्पर्म को, तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम, दैट इज एक्रोसिन। ये सब एंजाइम होते हैं स्पर्म के हेड में, जहां पे क्या है, वहां पर जो एक्रोसोम है उसके अंदर, ठीक है। वो सब एंजाइम रिलीज करके स्पर्म जो है अंदर एंट्री करता है, उसके बाद ओवम क्या शो करता है, कॉर्टिकल रिएक्शन। बट उससे पहले एक चीज याद रखनी है, जब इंसेमिनेशन होती है, जब स्पर्म फीमेल के वेजाइना में एंटर करता है, वहां पर जो स्पर्म का एक्रोसोम है उसके ऊपर कुछ कवरिंग होती है, उसे हटाया जाता है, उसे एक्टिवेट किया जाता है। इस रिएक्शन में उसको कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ये जो एक्टिवेशन होता है स्पर्म का फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, उसे बोला जाता है कैपेसिटेशन। उसे क्या बोला जाता है बेटा, कैपेसिटेशन बोला जाता है, ठीक है। एक हमने बताया था, एक इजैक्यूलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म वेजाइना में इजैक्यूलेट किए जाते हैं। बट क्योंकि फीमेल का जो वेजाइनल एपिथेलियम है वहां पे लाइसोसोम्स है, एसिडिक एनवायरनमेंट है, तो बहुत सारे स्पर्म्स को जो है वहां पे डिस्ट्रॉय कर देता है। सिर्फ 100 ही स्पर्म ऐसे होते हैं जो यूट्रस के अंदर जाके फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं, उनमें से भी सिर्फ एक स्पर्म जो है इसको फर्टिलाइज करता है। क्लियर है ये बात, चलो। The secretion of the acrosome helps the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and the plasma membrane. This induces the completion of the meiotic division of the secondary oocyte. मैंने बताया था जैसे ही ये स्पर्म इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करता है, जो अंदर का ओवम जो कि मेटाफेज 2 पे अरेस्ट था बेटा, मेटाफेज 2 ऑफ द मेयोटिक 2, वो क्या करता है, अपनी डिवीजन अब कंप्लीट कर लेता है। यहां पर बनेगी, ये भी डिवीजन कैसी होगी, अब अनइक्वल होगी, ठीक है। ये डिवीजन भी कैसी होगी, अनइक्वल होगी, एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेकंड पोलर बॉडी एंड द हैप्लॉइड ओवम, दैट इज oocyte।
क्या बनेगा, ooted बनेगा। soon जो ये ओवम बना है इसको हम बोल देते हैं प्रो न्यूक्लियस, प्रो फीमेल का जो न्यूक्लियस है, ठीक है। ऐसे ही जो स्पर्म जो एंटर किया है इस ओवम के अंदर, उस स्पर्म की मिडल पीस और टेल क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसे अब हम बोलते हैं मेल प्रो न्यूक्लियस। ये क्या है, फीमेल प्रो न्यूक्लियस, दोनों का हो जाता है फ्यूजन, जिस प्रोसेस को कहा जाता है एम्फीमिक्सिस। क्या कहा जाता है बेटा, एम्फीमिक्सिस। ये सब मैंने आपको करवाया हुआ है, ठीक। तो soon after the haploid nucleus of the sperm and that of the ovum they fuse together to form a diploid zygote। क्या बन गया है बेटा, डिप्लॉयड zygote बन गया है। अब नीचे हमें बताया हुआ है कि जो ह्यूमन फीमेल होती है शी इज XX एंड द मेल इज XY, मींस मेल के पास दो गैमेट बनेंगे, X वाला और एक Y वाला, मतलब मेल के पास जो है बेटा दो गैमेट बनते हैं, फीमेल के पास हमेशा ही एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, X वाला। अब डिपेंड करता है कि मेल का कौन सा गैमेट, X वाला या Y वाला, इसको फर्टिलाइज करता है। अगर X वाला फर्टिलाइज करेगा तो XX हो जाएगा, तो बच्चा क्या होगा, फीमेल। Y वाला फर्टिलाइज करेगा तो XY हो जाएगा, तो बच्चा क्या होगा, मेल। मींस बेबी का जो जेंडर है कि ये मेल होगा या फीमेल होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ मेल के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। क्लियर, देखो therefore all the haploid gamete that is ova produced by the female have the sex chromosome X, whereas the male gamete जो sperms हैं उनके पास sex chromosome जो है वो X और Y हो सकते हैं। 50% चांस होंगे कि वो X लेके चलेंगे, 50% चांस होंगे कि उनके पास Y होंगे, ठीक है। मतलब 50% स्पर्म्स के पास X होगा, 50% के पास Y होगा। 200 मिलियन स्पर्म अगर डिपॉजिट हो रहे हैं तो 100 मिलियन जो है उसके पास X होगा और 100 के पास Y वाला होगा। After fusion of the male and the female gamete, zygote would carry either XX और XY, depend कि कौन सा sperm जो है, कौन से sperm ने ovum को fertilize किया है। So the zygote carrying XX would develop into female and XY would produce a male। इसका मतलब ये है only male decides the sex of the female, sex of the fetus, sorry, ठीक है। चलो अब हमारा स्टार्ट हो जाता है बेटा क्लीवेज। अब हम करेंगे क्लीवेज। जाइगोट बन गया है, ठीक है, जाइगोट बन गया। अब ये पहले डायग्राम में देखते हैं। अरे चलो वाला डायग्राम तो है नहीं, बट हमने किया हुआ है अच्छे से। देखो अब क्या होगा, जो वो जाइगोट बना है उसके अंदर क्या हो जाती है बेटा, डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। और जब डिवीजन स्टार्ट होती है वो कैसी डिवीजन है, माइटोटिक डिवीजन, जिसे यहाँ कहा जाता है क्लीवेज। सो द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द isthmus ऑफ द ओविडक्ट। देखो एम्प्यूला के अंदर फर्टिलाइजेशन हुई थी, वहां जाइगोट बन गया था। अब वो मूव करेगा ना भाई, उस इस्थमस के अंदर मूव करेगा, फेलोपियन ट्यूब में मूव करेगा और यूट्रस में आएगा। तो जैसे जैसे वो मूव कर रहा है वैसे वैसे उसके अंदर डिवीजन भी होती जा रही है, ठीक है। इन डिवीजन्स को कहा जाता है क्लीवेज एंड इट फॉर्म्स 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स, जिनको हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। वो एम्ब्रियो जिसके पास 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स होते हैं उसे कहा जाता है मोर्यूला। उसे क्या कहा जाता है बेटा, मोर्यूला। मतलब क्या हुआ, पहले एक सेल था, ये जाइगोट था, दिस इज जाइगोट। सेल ने डिवाइड करना शुरू किया, 2 बने, ठीक है। बाद में क्या होता है, बहुत ज्यादा जो है ये सेल्स बन जाते हैं, मान लो 8 से 16 सेल स्टेज होती है। और एक चीज मैंने आपको बताई थी, हमेशा ही इनके अराउंड जो है जोना पेलुसिडा की लाइन तो रहनी ही है, अभी तक रहेगी। जब तक इसकी अटैचमेंट नहीं होती तब तक जोना पेलुसिडा की लाइन रहती है बेटा, इस पे याद है ना, ठीक है। तो जब वो 8 to 16 सेल स्टेज बन जाती है, एक सॉलिड मास मलबरी जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे कहा जाता है मोर्यूला। अब मोर्यूला क्या है, 16 वाला है। देखो द मोर्यूला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू ब्लास्टोसिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये बेटा, ये जो सेल्स हैं अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। देख रहे हो क्या हुआ, तो जो बाहर वाली लेयर बनी उसको बोलते हैं हम ट्रोफोब्लास्ट। ये जो बाहर वाली लेयर बनती है उसको बोलते हैं हम ट्रोफोब्लास्ट।
ठीक है, और जो अंदर ये सेल का मास बन गया इसे बोलते हैं हम इनर सेल मास। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट। इस स्ट्रक्चर को कहा जाएगा ब्लास्टोसिस्ट। देखो, the morula continue to divide and transforms into the blastocyst as it moves further into the uterus. The blastomeres in the blastocyst are arranged into the outer layer जिसे कहा जाता है trophoblast या trophoectoderm, and the inner group of cell which is attached to the trophoblast जिसे कहा जाता है inner cell mass. The trophoblast layer now get attached to the endometrium and the inner cell mass जो है it differentiate into the embryo. मतलब trophoblast जो है वो endometrium यूट्रस की वॉल से अटैच होगी जिसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, और वही आगे ट्रोफोब्लास्ट जो है बनाएगी क्या, प्लेसेंटा। ठीक है, और जो ये इनर सेल मास है बेटा, यहां पर क्या होगी, डिवीजन होगी। मैं ये बता देती हूँ, बुक में कुछ नहीं लिखा हुआ, यहां पर डिवीजन होगी। इनर सेल मास जो है इट विल कन्वर्ट इनटू द एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट जिसे कहेंगे एम्ब्रियोनिक डिस्क, और इस एम्ब्रियोनिक डिस्क से ही अल्टीमेटली सब के सब ऑर्गन्स डेवलप होंगे। कैसे, क्योंकि यहां से बनेंगी 3 जर्म लेयर, दैट इज द सबसे पहले बनेगी एंडोडर्म, फिर मीजोडर्म और फिर एक्टोडर्म, और इन जर्म लेयर से ही सबके सब ऑर्गन्स बनेंगे। जो ट्रोफोब्लास्ट है इट विल अटैच द यूट्रस वॉल। ठीक है, यूट्रस के वॉल से अटैच होने के बाद वो विलाई लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी जिसे कहा जाता है प्लेसेंटा, जहां से जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको क्या मिलने वाला है, न्यूट्रिशन मिलने वाला है। ठीक है, एज ए रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट, देखो आफ्टर अटैचमेंट, जैसे अटैचमेंट हुई, द यूट्राइन सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट। जैसे ही ये ब्लास्टूला जो ब्लास्टोसिस्ट है ये जाकर यूट्रस की वॉल से अटैच होता है, तो जो यूट्रस की वॉल है साइड वाली ये भी डिवाइड करती है और इसको पूरा ऐसे कवर कर लेती है। मतलब जो ये ब्लास्टूला है वो एम्बेड हो जाता है यूट्राइन वॉल के अंदर, और इस स्टेज को कहा जाता है कि इम्प्लांटेशन हो गई है एंड द वुमेन इज now pregnant. As a result, the blastocysts become embedded in the endometrium to the uterus. This is called as implantation and it leads to the pregnancy. Clear है इतनी बात? चलो नेक्स्ट आ जाता है बेटा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया कि इम्प्लांटेशन हो चुकी है, उसके बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है दे विल अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट जिसे हम कहते हैं कोरियोनिक विलाई, विच आर सराउंडेड बाय द यूटराइन टिश्यू ऑफ द मदर, विच इज सराउंडेड बाय द यूटराइन टिश्यू एंड द मैटरनल ब्लड। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, ये होगी कोरियोनिक विलाई एंड इट इज सराउंडेड बाय द, दिस इज कोरियोनिक विलाई, और ये हो जाएगा मैटरनल टिश्यू एंड ब्लड जिसे कहा जाता है एसिडुआ बेसालिस। ठीक है, ये दोनों मिलकर अब क्या बना रहे हैं, दिस होल स्ट्रक्चर इज द प्लेसेंटा, दिस इज प्लेसेंटा। पढ़ते हैं अब। सो द कोरियोनिक विलाई, the chorionic villi and the uterine tissue they become interdigitated with each other and jointly form a structural and the functional unit between the developing embryo, fetus and the maternal blood जिसे कहा जाता है प्लेसेंटा। जिसे क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा। यहाँ पर क्या होगा, सारा ब्लड होगा। ठीक है, यहाँ पे एम्ब्रियो होगा, and this is the umbilical cord। बेटा ये हम सब कर चुके हैं, मैं आपको बता रही हूँ बस थोड़ा कि प्लेसेंटा है। अब एम्ब्रियो तो इतना दूर है, ये क्या है बेटा, ये एम्ब्रियो है। अब एम्ब्रियो तो इतना दूर है, प्लेसेंटा का काम क्या है, प्लेसेंटा का काम है न्यूट्रिशन लेना मदर से,
ठीक है, जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फीटस ने, एम्ब्रियो ने या फीटस ने बनाया उसको देना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाना, वो तो प्लेसेंटा कर रहा है, बट प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन और गैस जो है इस एम्ब्रियो तक पहुंचेंगे कैसे? प्लेसेंटा तो वहां रह गया। तो प्लेसेंटा और एम्ब्रियो के बीच में एक कोड होती है जिसे कहा जाता है अम्बलाइकल कोड। यहाँ पर 3 वेसल मिलती हैं, ठीक है, कितनी वेसल होती है? 3 वेसल, 2 अम्बलाइकल आर्टरी होती है, 1 अम्बलाइकल वेन होती है, जो जिसका काम होता है ट्रांसपोर्ट करना न्यूट्रिएंट्स का और फूड का, ठीक है। चलो, द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द, प्लेसेंटा का काम क्या है? It facilitate the supply of oxygen and nutrient to the embryo and also the removal of the carbon dioxide and excretory waste product produced by the embryo. The placenta is attached. The placenta is connected to embryo through the umbilical cord, which helps in the transport of substances to and from the embryo. The placenta also act as endocrine tissue. Placenta जो है बेटा, it also act as endocrine tissue and produces many hormones like HCG, that is human chorionic gonadotropin, then HPL, that is human placental lactogen, के अलावा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये 4 हार्मोन जो है मेनली दे आर सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा। इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन रिलैक्सिन इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय ओवरी। ओवरी में कौन प्रोड्यूस करता है? कॉर्पस ल्यूटियम, बहुत बार बताया मैंने आपको, कॉर्पस ल्यूटियम। Let us remember that this HCG, HPL and relaxin, these are the hormone produced in the woman only during the pregnancy, only during the pregnancy. In addition, during pregnancy कुछ और भी hormones हैं जिनका level जो है काफी increase हो जाता है, like estrogen, progesterone, cortisol, prolactin and thyroxine. इनका level क्या होता है? They are increased several time in the maternal blood. इनका इंक्रीज प्रोडक्शन किस लिए होता है? विच इट इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। क्लियर? इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन, अब देखो ये है, ये आपको दिख रहा है विलाई लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज प्लेसेंटा, ठीक है। यहाँ वाला जो ये टिश्यू होगा ना मेटर्नल का, इसे बोल देते हैं हम डेसिडुआ बेसालिस, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? डेसिडुआ बेसालिस कह देते हैं। दिस इज एम्ब्रियो, बीच में क्या है? ये अम्बलाइकल कोड है। यहाँ पर ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द योक सैक विच इज द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर जो है मैंने आपको 4 बताई हुई है, कौन सी बेटा? कोरियन, एमनियन, योक सैक एंड एलेंटॉयज, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो, और नीचे जो ये प्लेसेंटा है ये क्या सिक्रीट करता है? प्लेसेंटा जो है ये क्या सिक्रीट करता है? प्रोजेस्टेरोन भी करता है। ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? एक तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है, साथ साथ में जो सर्विक्स है वहां पर एक प्लग बना देता है म्यूकस का, तो जो उसको क्लोज करके रखती है, ठीक है। तो क्या होते हैं? 3 जर्म लेयर बनती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। आपको ये याद रखना है कि जो इनर सेल मास जो हमने बनाया था ब्लास्टोसिस्ट में, उसके पास होते हैं भाई स्टेम सेल्स विच हैव द पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड द ऑर्गन्स। उस इनर सेल मास में ही डिवीजन होती है, एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट बनता है, और जो एपीब्लास्ट होता है वो सारी के सारी जर्म लेयर बनाते हैं। जर्म लेयर्स अल्टीमेटली दे फॉर्म द ऑर्गन्स, ठीक है। चलो, ह्यूमन की जो प्रेगनेंसी टाइम है, जेस्टेशन टाइम है, दैट इज ऑफ द 9 मंथ्स। अब होता क्या है इन ह्यूमन, आफ्टर 1 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी द एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है? हार्ट की फॉर्मेशन होती है। जो फर्स्ट साइन होता है ऑफ द ग्रोइंग फीटस, इट मे बी नोटिस्ड बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड with the help of the stethoscope. Now by the end of the 2nd month of pregnancy, जो fetus है, he develops the limbs and the limbs and the digits. By the end of the 12 week or you can say first trimester, मतलब 3 महीने, most of the major organs are formed. सबके सब major organs जो हैं they are formed, very important, ठीक है। For example, the limbs and the external genital organs are well developed. The first movement of the fetus की और appearance of the hair on the head, ये कब होते हैं? 5th month पर। कब होते हैं बेटा? 5th month में। तो
5वें महीने में क्या होगा, बेबी की मूवमेंट फील होगी, बेबी घूम रहा है, ये सब फील होगा, और उसके हेड पर जो है वो हेयर आ चुके होते हैं. नाउ बाय द एंड ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर मीन्स 6 months और यू कैन से 24 weeks, द बॉडी इज होल ऑफ द बॉडी इज नाउ कवर्ड विद द फाइन हेयर. ठीक है, जो आईलिड्स हैं वो सेपरेट हो गई हैं, ये आईलिड्स जो है वो सेपरेट हो, मतलब बच्चा आंखें खोल रहा है, और आई लैशेज भी बन गई है. नाउ बाय द एंड ऑफ 9 months, 9 महीने हो गए, जो कि टोटल जेस्टेशन पीरियड था, मींस फीटस जो है, शी और ही इज नाउ फुली ग्रोन नाउ एंड रेडी फॉर द डिलीवरी. और अब क्या हो जाएगी, उसकी डिलीवरी हो जाएगी. अब इस डिलीवरी को ही हम क्या कहते हैं, पार्ट्यूरेशन. क्या बोलते हैं, पार्ट्यूरेशन कहते हैं. द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द ह्यूमन प्रेगनेंसी इज 9 months, जिसको मैंने अभी बताया. दिस इज द जेस्टेशन पीरियड. दिस इज द जेस्टेशन पीरियड, ये लिखा हुआ है यहाँ पे. अब यहाँ पर क्या होता है, जब पूरा 9 month का बच्चा हो जाता है तो विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होती है यूट्रस के अंदर, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होती है यूट्रस, बेसिकली मायोमेट्रियम जो कि स्मूथ मसल से बनी है वहां पर, और उन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो बेबी है, जो फीटस है, ही इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल. देखो, the vigorous contraction of the uterus at the end of the pregnancy cause expulsion or the delivery of the fetus. This process डिलीवरी ऑफ द, इसको क्या कहते हैं, पार्ट्यूशन. पार्ट्यूशन बेसिकली क्या होता है, एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है. मतलब कि जो इसका न्यूरो एंडोक्राइन मतलब बेटा यहाँ पे नर्वस टिश्यू भी इन्वॉल्व है और हॉर्मोन्स भी इन्वॉल्व हैं. ठीक है, अब जो सिग्नल है इसके पार्ट्यूशन के डिलीवरी के, वो ओरिजिनली जो है ओरिजिनेट कहाँ से होता है, फ्रॉम द फुली डेवलप फीटस एंड द प्लेसेंटा. जो पूरा अभी फीटस डेवलप हुआ है और जो प्लेसेंटा डेवलप हो गया है, वो सिग्नल्स देता है कि वो क्या करता है, हल्का सा ना कॉन्ट्रैक्शन करवाता है मायोमेट्रियम में, यूट्रस की वॉल में. वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो ट्रिगर होता है, वहां से रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन इज द बर्थ हार्मोन. बर्थ हार्मोन कौन सा है बेटा, ऑक्सीटोसिन है. सो ये जो ऑक्सीटोसिन है, अब क्या होता है, जो फीटस ने हल्की सी कॉन्ट्रैक्शन शो की थी ना, उसे हम क्या कहते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. ठीक है, क्या कहते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. इसकी वजह से जो मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड है, बेसिकली पोस्टीरियर वाला, वो क्या रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन, जो कि और भी स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है. जब ज्यादा स्ट्रॉन्गर यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो और भी ज्यादा क्या रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है. ठीक है, अब ये रिलैक्स से क्या होगा, बहुत ज्यादा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी, ऑक्सीटोसिन का रिलीज भी बहुत ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, दिस लीड्स टू द एक्सपल्जन ऑफ द बेबी थ्रू द बर्थ कैनाल. बर्थ कैनाल आपको पता है, सर्वाइकल कैनाल और यू कैन से सर्विक्स प्लस वेजाइना, दे फॉर्म द बर्थ कैनाल. Soon after the infant is delivered, placenta is also expand out of the uterus. के बाद प्लेसेंटा जो है it is also expelled out. ठीक है, अब जब बच्चे का बर्थ हो गया है तब उसे अब क्या चाहिए, नरिशमेंट चाहिए. उस नरिशमेंट के लिए मदर स्टार्ट करती है लैक्टेशन. ठीक है, सो द मेमरी ग्लैंड्स, जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं फीमेल के, दे अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. कौन हेल्प करता है भाई इसके अंदर हेल्प करेगा HPL, दैट इज ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, and start producing milk toward the end of the pregnancy or after the child birth, जिसे कहते हैं हम lactation. This help the mother in feeding the newborn. The milk produced during the initial few days of lactation is called colostrum. जो पहले कुछ दिन, कौन से दिन, 2 से 4 दिन तक जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं. उसके अंदर IgA होता है, वाटर होता है, सब कुछ होता है. वो क्या होता है, बेसिकली उसके अंदर सिर्फ विटामिन C और आयरन कंटेंट थोड़ा कम रहता है, और उसके अंदर सब कुछ होता है बेबी की नरिशमेंट के लिए. which contain several antibodies and they pass to the absolutely essential to develop resistance for the newborn baby. Breastfeeding during the initial period of the infant growth is recommended by the doctor for bringing up the healthy baby. ये एक कुछ लाइंस हैं जो आपकी बुक में समरी में दी हुई हैं बेटा, इनको पढ़ना जरूरी है. देखो, after 9 months of pregnancy, the fully developed fetus is ready for the delivery. The process of childbirth is called parturition, which is induced by a complex neuroendocrine mechanism, which includes, ये जो neuroendocrine mechanism है इसमें कौन से हार्मोन इंक्लूड होते हैं, cortisol,
एस्ट्रोजन एंड ऑक्सीटोसिन। कौन से बेटा? कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन मैंने आपको बताया था। पार्ट्यूशन के टाइम पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो रेशियो होता है इट ऑल्सो इंक्रीजेस। Now, the mammary gland जो है they differentiate during the pregnancy and secrete milk after childbirth. ये लाइन इस पे आता है क्वेश्चन। Secrete milk after childbirth. The newborn baby is fed milk by the mother, that is lactation, during the initial few months of the growth. ठीक है बेटा, तो ये था आपका पूरा चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसको हमने बहुत दिन पहले स्टार्ट किया था बट अब खत्म कर दिया था। और आज मैंने ये सेशन इसलिए लिया है ताकि आपकी एक प्रॉपर रिवीजन हो जाए कि हमने स्टार्टिंग में क्या क्या था, लास्ट तक हमने क्या क्या किया। ठीक है, आपकी पूरी एनसीईआरटी जो है मैंने आपको रीड करवा दी है ताकि आपको अब एनसीईआरटी को पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। इवन जो मैम ने आपको नोट्स बनवाए हैं वो भी सेल्फ सफिशिएंट है, वो भी सेल्फ सफिशिएंट में सब कुछ इंक्लूडेड है। आपके सब क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से पूरे हो सकते हैं अगर आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर से नेक्स्ट चैप्टर जो कि रहेगा आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।